अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज के प्रोग्राम की शुरुआत खांसी और नज़ले से। हम कल ही बात कर रहे थे और हमें लगा कि हमारा स्टूडियो भी इतना ठंडा है, इन्फ्लुएंजा शॉट्स की भी बात हो रही है, लगवा ही लेना चाहिए, लेकिन हम थोड़े से लेट हो गए और फ्लू पहले आ गया। लेकिन पता नहीं क्यों इस बारे में बात करते करते मुझे नटवर लाल याद आ रहा था। एंड अगर बचपन में आपने ये अमिताभ बच्चन की मूवी देखी हो विच वॉज एन ऑल टाइम फेवरेट, इट वॉज अबाउट अ हंटर, और फिर वो एक स्टोरी इसमें सुनाते हैं कि किस तरह शेर आया, शेर ने उनको झपटा और खा गया। तो बेचारा बच्चा पूछता है लेकिन आप तो जिंदा हैं, तो वो आगे से पलट के कहते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है। तो जितने लोगों को इस वक्त फ्लू हुआ हुआ है, खांसी हुई हुई है, और उसके साथ साथ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी सोशल लाइफ आपको आराम नहीं करने दे रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में शादियां चल रही हैं, ख़ानदान की शादियां हैं, वहाँ जाना भी ज़रूरी है और उस गहमा गहमी का हिस्सा होने के लिए आप बड़ा अपने आप को कवर भी करें। लेकिन बहुत सारी शादियाँ, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें सर्दी तो आपको लगती ही है। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर बात करना चाहेंगे बच्चों की। बहुत सारे बच्चों और स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ऑल्दो उनके एग्ज़ाम्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोचिंग पे जाना है। या तो वो एग्ज़ाम स्कूल के मॉक्स हुए हैं, कॉलेजेस के मॉक्स हुए हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स, बोर्ड के एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन जारी है। सो योर लाइफ इज़ ऑल ओवर द प्लेस। सुबह उठते हैं तो पहला सवाल नाश्ते की टेबल पे यही होता है, आज बेटा कौन सा पेपर है, आज की तैयारी कैसे जा रही है। बच्चा बेचारा लुकमा भी यहीं तक आके वापस चला जाता है और वही सोचने लगता है वाकई मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी नहीं की। दूसरी तरफ ये भी कि स्केड्यूल अगर आप देखें, पहले सुबह ही सुबह जाओ स्कूल कॉलेज जो भी आपकी क्लासेस अटेंड करो, और शाम पूरी की पूरी नज़र हो जाती है आपकी कोचिंग्स पे। अब ये जो बहुत बड़ा एक इशू बन गया है हमारे यहाँ अलमिया है, बिकॉज अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछें वो कहते हैं कि बिटवीन द स्कूल एंड द ट्यूशन्स उसके बाद फिर आपका किसी भी को करिकुलर के लिए टाइम नहीं है। ना आप कोई स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं, ना कोई हॉबी, ना कोई पैशन, ना कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो ऐसी सिचुएशन में अब करें तो क्या करें? क्या ये ज़रूरी है? क्या हमारे जो एकेडमिक एक्सेलेंस पे हमने जोर डाला हुआ है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, अगर आप पूरे एशियन ममालिक में देख लें तो हमारे यहाँ कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है। ज़्यादा लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई आपको पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, आपके पैशंस जाएँ साइड पे, और बल्कि कई हॉबीज़ के लिए भी पेरेंट्स अक्सर पूछ रहे होते हैं अच्छा हम ये अगर करने दें तो बच्चे का पढ़ाई में नुकसान तो नहीं होगा, या बल्कि इसका पढ़ाई में फ़ायदा होगा। इसी की वजह से आप देखें कि हम मिलो पाकिस्तान में आपको बहुत सारे अचीवर्स से ऐसे मिलवाते हैं जिन्होंने स्क्रैबल में टॉप किया होता है, जिन्होंने डिबेट्स में टॉप किया होता है। लेकिन आई फील कि और दूसरी चीज़ों के लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल इसी के हवाले से ये भी है कि लोग कहते हैं कि आपके जो कोचिंग सेंटर्स में टीचर्स हैं ये वही प्रोफेसर हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या है? वाई इज़ इट कि उन्हीं टीचर्स का जो एक रुझान है, जो उनका तरीक़ेकार है, अगर वो सेम मेथडोलॉजी है तो वो स्कूल की क्लासरूम में क्यों नहीं पढ़ा पाते? बच्चे को ये तरगीब क्यों दी जाती है कि बेटा आफ्टर आवर्स तुम कोचिंग सेंटर आ जाना, वहाँ मैं तुम्हें नोट्स दूंगा? तो क्या असातिज़ा अपनी जॉब से इंसाफ कर रहे हैं, या ये भी एक ट्यूशन, एक कोचिंग कल्चर जो हमारे यहाँ है वो पैसे कमाने का मज़ीद एक बहाना बन गया है? अभी आपके सामने हाल ही में केस है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का नोटिस लिया कि गर्मियों की छुट्टियों के जो फीस ली जाती है वो वापस रीएडजस्ट की जाए बच्चों के लिए, या फिर पेरेंट्स को वापस की जाए। सवाल ये पैदा होता है कि इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि बहुत तेज़ी से प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस बढ़ रही थी, लेकिन जून एंड जुलाई में कभी आपने ये सोचा है कि जितना सपोर्ट स्टाफ है वहाँ पे, आपकी टीचर्स हैं, आपका हेल्प स्टाफ है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो तमाम लोग अगर बच्चे 2 महीने स्कूल नहीं आ रहे, उनका तो मुस्तकिल पेशा, उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज यही हैं, उनकी तनख्वाहों का क्या होगा? क्या ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स ये तनख्वाहें अपनी जेब से दें? और फिर अभी भी अगर देखा जाए इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती कि पूरी दुनिया में सबसे मोतबर पेशा असातिज़ा का है, यानी हम कहते हैं कि ये अगली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी अपनी सैलरीज की तरफ देखा जाए, अनफॉर्चुनेटली दे आर वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। यानी एक उस्ताद जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हासिल करता है, उसके बाद उसकी जो तनख्वाह है वो बहुत कम है।
इसी वजह से हम देखते हैं कि कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन्स का एक कल्चर है, बिकॉज आफ्टर ऑल सबकी ज़रूरियात है और इस महंगाई के दौर में उसको पूरा भी करना है। लेकिन यही असातिज़ा हैं जिनकी काविश, जिनकी मेहनत बच्चों में झलकती है। हम आपको बताते चलें कि हाल ही में ठट्टा में एक साइंसी एग्जीबिशन हुआ, जहाँ पे बदीन, ठट्टा और बहुत सारे सिंध के शहरों से बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँचे और इस साइंस मेले में उन्होंने शिरकत की। और यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइज़ मिला, बिकॉज देयर वाज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, सोलर पावर से चलने वाली एक गाड़ी भी बनाई गई। आपको अक्सर इस बारे में पता होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हवाला दिया जाता है। अब कुछ लोग पूछे जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इस वक्त तक हमारे लिए एंटरटेनमेंट का जो जरिया है वो इंटरनेट है। हम समझते हैं वहाँ से आप मूवीज़ डाउनलोड कर लीजिए, चीज़ों को देखिए, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही चीज़ अगर कनेक्ट कर जाए ऑन अ लार्जर स्केल, तो अगर आपका एक इंडस्ट्रियल प्लांट चल रहा है और आप खुद कहीं दूर बैठे, यानी मिसाल के तौर पे आपको ये सूट करता है कि आपने कराची के, पाकिस्तान के किसी दूर दराज शहर में, सियालकोट में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, लेकिन आपकी खुद की रिहाइश कराची में है, तो आप कैसे जानेंगे कि वहाँ पे मशीन्स प्रॉपरली काम कर रही हैं, शिफ्ट्स में हो रहा है या नहीं? ऑल ऑफ दिस कैन नाउ बी लिंक्ड टुगेदर, और इसी चीज़ को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यही चीज़ आपके घरों में भी आएगी कि आप यहाँ पे बैठे हुए, अब अगर आपको ठंड ज़्यादा लग रही हो, या आपके घर में पानी की मोटर है, या फिर एसी है, या फिर कोई भी और इस तरह की चीज़ है, आप खुद वेकेशन पे जा रहे हैं या ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप उसको मॉनिटर करना चाहते हैं। अब तो ये बहुत आम बात हो गई है कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाते, जब आप ऑफिस में हों तो आप ऑनलाइन जाके अपने घर में लगा हुआ जो कैमरा है उससे सब चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो सेफ हैं, सब चीज़ें सही तरह से हो रही हैं। तो एक तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउज यू टू डू दैट। इसी साइंसी मेले में जहाँ हमने देखा कि एक सोलर पावर कार बनाई गई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से भी बच्चों ने साइंस में, टेक्नोलॉजी में फॉर सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। यहाँ पे एटीएम मशीन्स बनाई गई, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त हम आपको वो सोलर पावर गाड़ी भी दिखा रहे हैं। मैं अक्सर वैसे सोचती हूँ कि व्हाट हैपन्स टू द कार जब रात का वक्त होता है, क्या इसकी बैटरी सोलर पावर से चार्ज करके फिर आप चलाते रहते हैं, या जैसे ही सूरज गुरूब हुआ? यानी एक बड़ा लेमन सवाल है, लेकिन इसके बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारी ये रिपोर्ट हमने एक बनाई है इसी हवाले से। लेट्स टेक अ लुक कि ठट्टा में ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनके टीचर से भी हमने बात की। हाउ आर दे एबल टू कम अप विद द आइडिया? इस आइडिया के साथ बहुत सारे लोग टॉय अराउंड करते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से अगर वो एग्जीक्यूट कर पाए हैं, वो कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ठट्टा के निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आबिद करीम और शागिर्दों ने ऐसी कार बनाई है जो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से नहीं बल्कि बिजली चलती है। कार को 3 घंटे चार्ज करने के बाद 50 से 60 किलोमीटर तक सड़क पर चलाई जा सकती है। कार में इंजन की जगह पर भी मोटर लगा है, जबकि गियर लगाने की भी जरूरत नहीं। हमें 2 फायदे होंगे बहुत बड़े। एक तो फायदा ये होगा जो हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं ना, उसमें हम 50% बचत कर सकते हैं। नंबर 2, एनवायरनमेंट सेव हो जाएगी हमारी। इसकी कॉस्ट जो है इस लेस देन मेरान कार। अगर हम इसे लोकली बनाते हैं तो 3 लाख की पड़ेगी तकरीबन हमें गाड़ी। देखने में खूबसूरत लगने वाली इस कार में 4 अफराद सफर कर सकते हैं। वाकई जिस तरह कहा जाता है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आइडियाज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हम दुनिया में दुनिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ड्राइविंग अप आवर इंपोर्ट बिल। और उसमें मेरे ख्याल में सर फहरिस्त आता है हमारा फ्यूल चार्ज, यानी जो गैसोलीन, जो पेट्रोलियम की मसनूआत हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन एक और बात, जिस तरह कहते हैं ना चलती का नाम गाड़ी, इंसानी जिस्म भी एक मशीन की तरह है। जब तक ये चल रहा है आप इसकी देखभाल भी आपको करनी ज़रूरी है। तभी बार बार कहा जाता है कि नाश्ता ज़रूर कीजिए। आज पता नहीं हम कहीं और शहर में जाके नाश्ता नहीं करने लगे, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं मशीन की, ये जो बॉडी आपकी मशीन है, इसको भी तेल पानी की ज़रूरत होती है। और अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग तो इस बात में कंप्लेन करते ही हैं। अब यंगस्टर्स भी, यानी एज सून एज यू क्रॉस 30, अचानक से लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया है कि जी उनके जोड़ों में बहुत दर्द हो रही है। और ख़ास तौर पर जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, लोगों के पास जॉइंट पेन्स, उनके घुटनों में दर्द, और
जिस तरह बड़े बुजुर्ग अम्मी अब्बू अक्सर आपको कह रहे थे बेटा हवा लग गई, तभी कहते हैं ढक के चलो अपने आप को। लेकिन इसकी क्या वजह है? व्हाई इज इट दैट यंग पीपल इन आवर कंट्री आर फीलिंग सो एकी? सुबह सुबह उठने में आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपका जिस्म अकड़ा हुआ है, बल पड़ा हुआ है, जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या किया जा सकता है। क्या ये वाकई मौसम की वजह से होता है कि सर्दी होती है तो योर जॉइंट फील अ लिटिल एकी, बल्कि वो लोग जो जिम रेगुलरली जाते हैं वो भी आपको बता सकते हैं कि बोन डेंसिटी विद टाइम कम हो रही होती है। तभी बार बार कहा जाता है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको वेट लिफ्टिंग या थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। मैं अपनी मदर को भी बार बार कहती हूँ, उनके डॉक्टर ने भी कल उनको यही तलकीन की कि आपको फिजियो के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग समझते हैं कि विद एज अब हम में हिम्मत नहीं रही है वर्कआउट करने की, लेकिन ये वर्कआउट आपके मसल्स को, आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करता है। साथ साथ सप्लीमेंट्स की और अच्छा खाने की तो ज़रूरत है ही। उसके लिए अब मौसम भी है, ड्राई फ्रूट्स आपके पास मौजूद हैं और बहुत सारे मज़ेदार सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, जिसमें हम कहते हैं ना कि आप सप्लीमेंट के तौर पे उसको दूध में मिला के खाइए। सारे ये जो चारों मगज़ और खोपरा, नारियल, ऑल द ड्राई फ्रूट्स, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। इस बारे में बात करेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और जानने की भी कोशिश, यानी मैं तो इस बारे में सोच ही रही हूँ कि हमारे यहाँ क्यों ये नज़र आता है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा शायद कि चाइना में, जापान में 80 साल की खातून होगी, 80 साल के रिटायर्ड अंकल होंगे और वो अचानक से उनको ख्याल आता है कि हम जी पूरी दुनिया की सैर पर निकलते हैं। और हमारे यहाँ ये हाल है कि 40 के बाद अगर आप ख़वातीन को देखें, उनके लिए बाइक पे बैठना, रिक्शे पे बैठना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जोड़ों में बड़ी दर्द हो रही होती है। इस बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन सिचुएशन जिससे बहुत सारी ख़वातीन और मर्द हजरात गुजरते हैं। और पहले जिस तरह के मैंने कहा कि जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स में पेन होना, एक सोना, ये हम एसोसिएट करते थे ओल्डर एज से, कहते थे ये बुढ़ापे के लिंगरिंग कंडीशंस हैं। लेकिन अब अक्सर ये देखने में आया है कि पीपल एज यंग एज इन देयर लेट 20s, अर्ली 30s आर स्टार्टिंग टू फेस दिस प्रॉब्लम। इनकी क्या वजूहात बनती हैं, किस तरह आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। खुसूसन ये दर्द आपको ज़्यादातर सर्दियों में महसूस होता है बिकॉज जॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा एक ही होते हैं। आज वी हैव जस्ट अ राइट एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड। हमारे साथ मौजूद होंगे शोहाब शेख साहब। ही इज़ अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स एंड ही इज़ ऑल्सो अ UK फेलो ऑफ द यूरोपियन बोर्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड ट्रामाटोलॉजी। तो ये रीजेनरेटिव क्लिनिक्स का जो इनिशिएटिव है पाकिस्तान में, उसको लीड कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट information आज इनके पास होगी। So let's welcome him to the show. Thank you so much Dr. Shahab for being here. Thank you so much for Dr. Shahab, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि preventive people, let's start with prevention. जब आप यंग हैं, क्या वजह है? पहले तो लोग कहते थे बड़े बुजुर्ग नानी दादियों वाली ये बीमारी होती है या कंडीशन होती है कि घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। अब यंग लोग ये कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हैं? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। Okay. इसमें सबसे पहली वजह तो मैं ये कहूँगा कि लाइफ स्टाइल जो हमारा यहाँ पे आजकल हमारी यंगर जनरेशन का हो गया है, उसमें डाइट से लेके जो एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं वो बहुत मैटर करती हैं। अब आजकल ये फास्ट फूड एक तो बहुत ज़्यादा, जिसमें ऑयली फूड्स हैं, अनहेल्दी डाइट है, फिर उसके अलावा जो लाइफ स्टाइल है, जैसे कोई एक्टिविटी नहीं है जनरली। अच्छा, लकीली हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं तो हमारे यहाँ सनलाइट तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका भी हम सही यूटिलाइजेशन हमारे पास नहीं है। हम एसी वाली कमरे में सोते हैं, फिर सुबह एसी वाली गाड़ी में उठ के चले जाते हैं। तो वो जो वॉक है मिनिमम, जो आपकी बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए ज़रूरी है, या जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है जो आपको करना है, जो आपके ब्लड फ्लो को टुवर्ड्स द जॉइंट्स और आपके कार्टिलेज को हेल्दी रखती हैं, वो हमारे नेशन में अच्छा, बहुत अब मेरे lacking पास दो फिर आपके लिए सवाल है। एक तो कैच 22 है। कुछ लोगों को मैंने ये कंप्लेन करते हुए देखा है कि जी मेरे जॉइंट्स में, एंकल्स में, घुटनों में ऑलरेडी दर्द रहता है, तो मैं तो वर्कआउट कर ही नहीं सकता। अगर मैं वर्कआउट करूंगा तो फिर और पेन होगी। आपका क्या मशवरा होता है समबडी हु इज फेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ जॉइंट पेन? उनको अपनी एक्सरसाइज हल्की फुल्की रखनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी चाहिए? हाउ विल दैट वर्क? देखें, ये एक विशियस सर्किल है। सही।
अब अगर आपके जॉइंट्स में पेन है और आप उस पेन को ट्रीट भी नहीं कर रहे और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो जाहिर है वो पेन बढ़ता जाएगा। उससे ये होगा कि आपकी एक्टिविटी कम होगी तो वज़न बढ़ेगा तो आपके जॉइंट्स पे और लोडिंग होगी तो पेन बढ़ेगी। ये एक विशेष सर्किल है, इसको कहीं ना कहीं हमने ब्रेक करना है। तो आपको एक तो ये बताते चलें कि जो यंग लोग अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं, और मेरे ख्याल में मेरे स्टूडियो में बड़ी कंप्लेन हो रही है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं साथ साथ, लेकिन बहरहाल आपको बताते चलें कि जो यंग लोग कंप्लेन करते हैं बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन की, वो ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज वज़न आपका ज़्यादा है, जोड़ों पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, यू कैरिंग अ लॉट ऑफ बोन्स विद यू, लाइक नॉट रियल बोन्स लेकिन दूसरी बोन्स हैं यहाँ पे। इससे आप कुछ डेमोन्स्ट्रेटिवली हमें बताएं कि जब हम कहते हैं कि जी घुटनों में दर्द हो रहा है, कुछ लोग यानी हर तरह की बात सुनने में आते हैं, लोग कहते हैं कि जी उसके बीच में जो गूदा होता है, जो कार्टिलेज है, वो सूख गई है। व्हाट इज इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए यही आपका नी जॉइंट है, जी बिल्कुल। दिस इज योर फीमर बोन। नॉर्मली ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमें हर लॉन्ग बोन के एंड्स पे, जिसको आपने गूदा कहा है, हम उसे कार्टिलेज कहते हैं अपनी ज़बान में, एक थिक लेयर होती है कार्टिलेज की। सही। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है और अगर उस जॉइंट पे लोडिंग बढ़ेगी, इसकी आप मिसाल मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को इस तरह देता हूँ कि ट्रीट इट लाइक अ कार। जैसे आपने नई गाड़ी ली है तो बच्चा जैसे बड़ा होता है तो उसका कार्टिलेज बिल्कुल नई गाड़ी की तरह है। जितना उस गाड़ी को यूज़ करेंगे लेकिन एहतियात से यूज़ करेंगे तो वो गाड़ी का वेयर एंड टेयर कम होगा। सही। लेकिन एक आदमी अगर उस गाड़ी को टैक्सी करके चलाएगा और यहाँ से लेके दिल्ली, हैदराबाद या लॉन्ग रन में, और उस पर लोड होगा तो जाहिर है कि उसका वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होगा। सही। इसी तरह हमारे जॉइंट्स हैं, अगर आप इनका मिसयूज़ करेंगे या इन पे वज़न बहुत ज़्यादा डलेगा या जैसे एज बढ़ती जाएगी और उसके आप ख्याल नहीं रखेंगे तो ये आपका कार्टिलेज वॉर्न आउट हो जाएगा। सही। और कार्टिलेज जब ख़त्म हो जाता है तो उसी को आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल पे पैदा होता है कि बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी में रहते हैं और हम अक्सर शॉर्टकट्स को डिस्करेज करते हैं, चाहे आप हेल्दी लाइफ ही क्यों ना कहें। आप ये नहीं कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी या 5-6 साल से बिल्कुल आप इनएक्टिव बैठे हैं, अचानक से आपने जिम ज्वाइन किया या फिर अपने लिए खुद ही मुसीबत कर ली 42 डे चैलेंज। डॉक्टर साहब, स्पेशली ये जो सीमिंगली हेल्दी हैबिट्स होती हैं, इनका क्या नुकसान हो सकता है, इस पे बात करेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे आप देखिए जो लोग इनएक्टिव है, अगर उन्होंने 40 दिन का चैलेंज अपने लिए कबूल कर लिया है, उस 40 दिन में आप जॉइंट्स की ऐसी तैसी कर देते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू स्लिप डिस्क, उनको हो रहा है, या आपने अचानक से अगर जिम ज्वाइन किया है तो आप रोज़ 1 घंटा ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं इंक्लाइन के साथ। सो हाउ मच प्रेशर इज दैट पुटिंग, और ये हमारे लिए अच्छा है या नुकसानदेह है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप अचानक करेंगे, जैसे आपके मसल्स रेडी नहीं है, आपके जॉइंट्स इसको एक्सेप्ट, लोड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, आपकी बोन्स इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि उसको, तो डेफिनेटली उन पे एबनॉर्मल लोड पड़ेगा और यू विल सफ़र सम सॉर्ट ऑफ इंजरी, आइदर अ स्लिप डिस्क और हेयर लाइन क्रैक इनटू द बोन और मसल टेयर, मसल फटीग, तो वो तो डेफिनेटली विल कॉज अ प्रॉब्लम। राइट। अच्छा, थोड़ा सा हमें डिस्टिंग्विश करके बताएंगे कि अगर किसी ने दोबारा हेल्दी हैबिट्स की हैं तो मस्कुलर पेन्स तो होंगे, थोड़ी देर आपने उसको स्ट्रेच किया, लेकिन कहाँ वो एक्चुअली हमें पता होना चाहिए, या हम दर्द में कैसे डिफरेंशिएट करें कि अब ये बोन की पेन है एंड आई मस्ट कंसल्ट समबडी? देखिए, बोन का पेन डिफरेंट होता है, वो डीप सीटेड पेन होता है नंबर 1, एंड दैट डजंट गो अवे विथ just simple painkiller या हाँ इस तरह से, so you probably need to see a specialist for that, and particularly the specialist will ask you to get at least the plain x-rays or radiographs जैसे हम कहते हैं, because उसमें कोई ना कोई अगर पैथोलॉजी होगी तो that will come up। ठीक है। जो मसल पेन आपने बात की है, और अगर कोई ऐसी क्लियर हिस्ट्री है कि किसी ने नॉर्मल नॉन एक्टिव आदमी है हमारी तरह या किसी भी तरह, और उन्होंने अचानक एक्सरसाइज शुरू कर दी है, तो दैट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल कि भाई उनको मसल एक्स हो रहे हैं जी, बट सी हाउ इट गोज। जिसको डॉम्स भी कहते हैं कि डिलेड ऑनसेट ऑफ मस्कुलर पेन्स भी आपका होता है कि आपने बड़ी डंबल शंबल उठा लिए हैं, वापस आप घर जाएंगे, उसी दिन नहीं दूसरे दिन या थोड़ी देर के बाद आपके मसल स्टिफ भी होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, खवातीन के बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल में जितनी भी खवातीन जाके अपना कैल्शियम का या विटामिन डी का टेस्ट करवाती हैं, हमेशा डेफिशिएंसी आती है। एक मिथ लोग कहते हैं कि 21 या 25 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी कैल्शियम और विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, तो यानी ये एक वजह रहती है, या हमारी डाइट में वाकई कैल्शियम और विटामिन डी की न्यूट्रिएंट्स कम है? इस पे थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा नाजरीन को मैं, ये स्किन सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ेगी, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होगी, फिर वो इनएक्टिव विटामिन डी एक्टिव हो जाएगा। वो उसके डिफरेंट प्रोसेस हैं, पहले वो लिवर में जाएंगे, फिर किडनी में।
हमारे यहाँ विटामिन डी की जनरली कमी रहती है साउथ एशिया में। उसकी 2 वजह हैं। अब आप ये सोच रहे हैं या नाज़रीन ये सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सनलाइट है, हम तो ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, हमारे यहाँ विटामिन डी की कमी क्यों है? उसकी 2 वजह हैं। जनरली हम लोग डार्क स्किन लोग हैं, ब्राउन या डार्क स्किन। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं वो कॉकेशियंस हैं या वाइट स्किन उनकी है। जिनकी भी डार्क स्किन होती है तो उनमें एक ख़ास पिगमेंट होता है मेलानिन जी, वो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को रोकता है या कम कर देता है। दूसरा, हमारे यहाँ ख़वातीन ज़्यादातर चूँकि कल्चरली they cover themselves a lot and they also not move। हम लड़कियों को, बच्चियों को मना करते हैं कि स्पोर्ट्स ना खेलना, तुम काली हो जाओगी या फिर बहुत ही बल्की हो जाओगी, तुम्हारी बिल्ड आदमियों जैसी हो जाएगी। ये वो तमाम मिथ्स हैं जिसकी वजह से आप बच्ची को मजीद इनएक्टिव करते हैं। डॉक्टर साहब, जो यंग मदर्स हैं उनके बारे में खुसूसन कहना चाहूँगी, क्योंकि एक तो जाहिर सी बात है आपका पूरा लाइफस्टाइल बदलता है, आप ज़्यादा भाग दौड़ करने लगते हैं, बच्चा है, आपको ना आपकी नींद पूरी होती है ना आपका रेस्ट पूरा होता है, डाइट भी आपकी इफेक्ट होती है, स्पेशली नर्सिंग मदर्स। उनमें देखा गया है कि दे नेवर ट्रूली रिकवर फ्रॉम जो एक्सर्शन आपकी बॉडी ने झेली होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लेबर, उससे वो रिकवर नहीं करती, मजीद अपने आप को बिजी कर लेती हैं एंड इवेंचुअली दे बिकम वेरी वीक। उनको आप क्या कहेंगे जो यंग मदर्स हैं? देखिए, उनके लिए तो सबसे आपने जो शुरू में बात की वो बहुत अच्छी बात थी, प्रिवेंशन जी। जब वो 9 महीने प्रेगनेंसी के गुजारती हैं उनमें उनकी डिमांड बॉडी की हाई हो जाती है, बिकॉज शी इज नॉट ओनली वन पर्सन नाउ, शी इज बियरिंग अ लाइफ। तो जाहिर है कि उनको खुद को भी फीड करना है और लाइफ को भी फीड करना है जो बेबी है उनके वोम में। अब जाहिर है कि उसी अगर उनकी डाइट उस वक्त अपने लिए भी पूरी नहीं होगी तो वो जाहिर है कि बच्चा भी मैल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, वो खुद भी होंगी। तो वो 9 महीने जो उन्होंने झेले होते हैं पूरे, जो शी इज टॉलरेटेड दैट 9 months विथ मैल न्यूट्रिशन सॉर्ट ऑफ डाइट, तो जाहिर है कि उसका आफ्टर इफेक्ट्स हैं जब वो प्रेगनेंसी के बाद उसको फिर बेयर करती हैं। और एकदम से फिर एक तो वो प्रेगनेंसी में कम डाइट लेती हैं, फिर प्रेगनेंसी के बाद वो ये समझते हैं कि अब तो बच्चा डिलीवर हो गया, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त उनको और ज़्यादा ज़रूरत होती है। पोस्ट नेटल केयर आपकी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि हम डॉक्टर्स का भी उसमें कुछ कसूर है, कुछ हमारी ओवरऑल अवेयरनेस की कमी है कि वी डोंट अप्रिशिएट कि what she needs during the pregnancy and how much care she needs postnatal। एंड ऑल्सो ये जो एंटीनेटल केयर में हम बड़ी जल्दी में रहते हैं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं हु जस्ट वांट टू शेड द बेबी वेट इमीडिएटली। तो आप एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ड्यूरिंग दोज 9 months जो भी आप खा रहे हैं यू शेयरिंग दैट विद योर बेबी, तो आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी थोड़े कम मिकदार में जाते हैं माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद एंटीनेटल में भी आप क्योंकि इतनी जल्दी में कि आपने दोबारा स्लिम एंड स्मार्ट होना है तो आपने डाइट भी करना शुरू कर दी, आप मजीद कुछ नहीं खा रही हैं, अगर बेबी को नर्स कर रही हैं तो और आपकी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। वेरी क्विकली बिकॉज हमारे पास वक्त कम है डॉक्टर साहब, खवातीन एज सून एज दे क्रॉस 45, एक तो उनका प्री मेनोपॉजल स्टेज है, बॉडी में बहुत सारी चेंजेस ऑलरेडी आ रहे होते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट चेंजेस इज आइदर ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, जिसमें आपकी बॉडी बहुत वीक होती है। ऐसी खवातीन को आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, उनका तो हम रेगुलरली रेकमेंड करते हैं कि प्री मेनोपॉजल और ड्यूरिंग मेनोपॉज या इमीडिएट पोस्ट मेनोपॉज they should be on supplement bisphosphonates, which are basically treatment for osteoporosis। Osteoporosis को उर्दू में हम ऐसे कहेंगे कि हड्डियों का नरम होना, भुरभुरा हो जाना, भुरभुरा होना या नरम हो जाना, और वो ड्यू टू सम सर्टेन हार्मोनल इम्बैलेंस जो मेनोपॉज के बाद होता है उसकी वजह से होता है। और हम उसी को रिप्लेस भी करते हैं साथ साथ, और उनको बिस्फॉस्फोनेट्स देते हैं जो उनकी बोन्स के लिए उनको भुरभुरा होने से या नरम होने से बचाते हैं। डॉक्टर साहब, अ लॉट ऑफ पीपल, अगर वो एक पॉइंट आता है आपकी लाइफ में, एंड माय मदर हैज़ गॉन थ्रू इट एज वेल, कि फिर आप सिर्फ पेन मैनेजमेंट पे जा रहे होते हैं, यानी आपको पता है कि अब काफ़ी हद तक आप जॉइंट्स को नुकसान पहुंचा चुके हैं, लेकिन अपनी लाइफ को मज़ीद कंफर्टेबल करने के लिए, इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए हमारे पास सर्जरी में या नी रिप्लेसमेंट्स में, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, ये जो आपने बात की ना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे नीज़ का आर्थराइटिस जिसको कहा जाता है। हम इसमें एक तो ऑप्शन जो लास्ट रिजॉर्ट है, जो आपने नाम लिया, नी रिप्लेसमेंट, यानी नया घुटना डलवा देना जी। हम इस पे नहीं, हम इसकी प्रिवेंशन पे काम करते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट करवाने ही ना पड़े, उसकी तरफ जाना ही ना पड़े। उसमें मोस्ट मॉडर्न जो थेरेपी हम लोग लेके आए हैं वो है स्टेम सेल्स थेरेपी। उसमें हम ये है कि पेशेंट्स की अपनी फैट निकाल के, उसको लिपोजिम टेक्निक कहा जाता है,
उसमें हम स्पेशल एक किट होती है, उसमें हार्वेस्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उसमें से हम ख़ास किस्म के बॉडी के सेल्स होते हैं पेरिसाइट्स, उनको निकाल के हम फिर नी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो दैट स्टिमुलेट्स द स्टेम सेल्स फॉर रीजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज। ब्रिलियंट। तो आपका वो गूदा जो है वो नया रीजनरेट होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो नाज़रीन को समझने की, कि जैसे ही आपको अगर 40 या 45 आप क्रॉस करते हैं और आपको नी पेन शुरू होता है जी, तो आप हमसे कंसल्ट करें या स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज वक्त बहुत कम है मेरे पास। ओल्ड एज में लाइक 40s में 50s में अगर किसी की हड्डी टूट जाए, बहुत मुश्किल होता है उसको सर दोबारा जोड़ना, सेट नहीं, करना। अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, अब तो बहुत अच्छी रॉड्स हैं, प्लेट्स आ गई हैं, स्क्रूज हैं, सो वी फिक्स रेगुलरली। बस आप ट्रैवल करते हुए आपको जब मेटल स्कैनर से गुजरे तो बताना पड़ता है कि अभी बीप बीप करेगा, डरिएगा मत, मैंने रॉड दिलवाई। उन्हें हम स्पेशल लेटर दे देते हैं, लेटर लिख देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। आई होप दैट दिस वाज इंफॉर्मेशन पैक्ड फॉर यू एज वेल। बहुत ही कॉमन मसला है, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने लिए वक्त निकालिए, अपनी डाइट, अपनी न्यूट्रिएंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रिवेंशन। सिर्फ आपका जब बच्चा छोटा है तब आपने भाग दौड़ नहीं करनी, उसके साथ साथ आपने जवान भी रहना है, जिंदगी के मुख्तलिफ दौर देखने हैं। तो जितना आप हेल्दी होंगे, दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गोइंग टू बी बेटर। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव एन इंटरेस्टिंग लाइन अप फॉर यू, सो स्टे विद अस। बात करना चाहते हैं एक्शन का रिएक्शन के हवाले से भी। ये वो सेगमेंट है जिसमें आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हुई होती है या जो शय सुर्खियों का हिस्सा बन जाती है, उस पर हम बात करते हैं। हाल ही में मेरे ख्याल में एक बहुत ही अजीब सी खबर हमारे सामने आई, जो कि मरी में होने वाला एक वाक़या था एक सयाह के साथ। इसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि वहाँ पे दफ़ा 144 लगा दी गई है ताकि वहाँ पे ग्रुप्स को या प्रोटेस्ट को रोका जा सके। प्रोटेस्ट तो नहीं, जो लोगों का मजमा होता है, बिकॉज इस मामले की तह तक पहुंचना है। पाकिस्तान वांट्स टू बी डेस्टिनेशन 2019। सयाहों के लिए उनका तकद्दुस, उनका एहतराम मेरे ख्याल में मईशत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी मेहमान नवाजी हमारी अख्तार के भी ऐन मुताबिक है। इस पर बात करेंगे, लेकिन जिस तरह कि आपने आपसे कहा, पहले चलते हैं ज़रा मिलो पाकिस्तान है की तरफ। अक्सर कहा जाता है लड़कियों के बारे में जब बात करते हैं, ख़वातीन के बारे में, तो इनको सिन्फ़े नाजुक कहते हैं, लेकिन ये कभी भी इससे ये मुराद नहीं लेनी चाहिए कि ये इतनी नाजुक हैं या नज़ाकत की वजह से ये मुश्किल काम नहीं कर सकती या बहादुरी और शुजात में किसी से पीछे होती हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगी पाकिस्तान फोरमोस्ट स्टंट गर्ल, और ये एक एडवेंचर का, एक्साइटमेंट का अलग लेवल होता है जो बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और क्योंकि ये बाइक भी राइड करती हैं, बाइक पे इस तरह के स्टंट्स करती हैं, कैसे हुआ इनको ये शौक और ख़ास तौर पे इसकी एप्लीकेशन क्या है? क्योंकि बाहर की दुनिया में तो आप देखते हैं कि एक्शन मूवीज़ बनती हैं, एंड दैट्स वेयर यू हैव द स्टंट गर्ल्स। इनके लिए क्या एम्बिशंस हैं इनके, क्या अपने लिए हदफ रखा हुआ है, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनका एक पैकेज, ताकि आपको दिखाएं भी कि व्हाट काइंड ऑफ स्टंट्स शी परफॉर्म्स। लेट्स टेक अ लुक। हैवी बाइक को लाइट लेती, जहां से गुजरती फर्राटे भरती, कराची की हैवी बाइक राइडर मरीना के टशन है निराले। तेज रफ्तारी से बाइक को घुमाना और मुख्तलिफ करतब दिखाना मरीना के लिए है बाएं हाथ का खेल। यही वजह है कि मरीना की अब 200 सीसी हैवी बाइक से हो गई है यारी। कहती हैं स्टंट सीखने के लिए कई जतन किए। मरीना कहती हैं आम तासुर है कि खवातीन बाइक राइडिंग में अनाड़ी हैं, लेकिन मुझे देखकर समझ जाएंगे कि तासुर बिल्कुल गलत है। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमने ये आपको पैकेज दिखा तो दिया, और क्योंकि मरीना अब मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो मेरा उनसे शिकवा होगा, मरीना ग्रेट स्टंट्स, लेकिन आप अपनी सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखती हैं? आपकी मैं अभी फुटेज देख रही थी, कई जगह आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, इसकी क्या वजह है? पहनना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पहनना चाहिए। मैं खुद प्रेफर करती हूँ कि सबको पहनना चाहिए, लेकिन अचानक सीन होता है, अचानक मूड बनता है, तो
नहीं, आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। ठीक है, हो सकता है कई लोग इस बात को डाउट करते हो कि भाई ये स्टंट मरीना ने ही किए हैं या नहीं, हेलमेट में तो पता नहीं चलता, तो अपनी फुटेज के लिए सही है, बट प्लीज वेयर अ हेलमेट। आपकी जिंदगी और आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। मुझे बताएं मरीना, शौक कैसे पैदा हुआ बाइक राइडिंग एंड स्टंट्स का? बचपन में जब मैं छोटी हुआ करती थी, मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। तो इसी तरह जब मैं बड़ी हो गई, यहाँ की ट्रैफिक, ऐसा लगता है कि हर कोई गाड़ी लेके चल नहीं सकती, तो मुझे शौक भी था कि यार बाइक को बस फटाफट आप यूनी कॉलेज पहुंच जाओगे। और मुझे शौक भी ये था कि कुछ अलग सा होना चाहिए। लेकिन अब अगर देखा जाए हमारे माशरे में तो लड़कियों का अलाउ नहीं होता। इवन मेरे फैमिली में भी ये था कि नहीं, पहले लड़कियों को लेने दो, 10-15 लड़कियों को चलाने दो, देन तुम चलाओ। अच्छा। मैंने कहा अगर वो चला सकते तो पहले मैं क्यों नहीं। अच्छा, बाइक तक तो ठीक होता है, हैवी बाइक यानी लड़कों के लिए भी उसको बैलेंस करना, उसको लेके चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हु कोच्ड यू, यानी किसने आपको, चोटें तो लगी होंगी, गिरते तो हैं बिल्कुल लोग इस चीज़ में, लेकिन कैसे अपने आप को मैनेज किया और व्हाट काइंड ऑफ गियर डू यू यूज़? क्योंकि अभी हमने हाल ही में भी मेट समबडी जो उन्होंने पूरे नॉर्दर्न एरियाज को ऑन अ बाइक एक्सप्लोर किया, तो ही हैड द राइट गियर कि खुदा ना खासा अगर आप गिर जाएं, कहीं आप टॉपसी टर्वी आपकी बाइक हो जाए तो आपको ज़्यादा चोटें ना आए। आप पहनते हो ऐसे गियर? जी बिल्कुल, अगर हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं जैसे नॉर्दर्न एरिया, तो हमें प्रॉपर गियर पहनना पड़ता है। सही। जैसे अगर यहाँ पर कराची के अंदर कई शॉर्ट 2-3 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर चलाना तो उसमें जरूरी नहीं है। अच्छा, भाई हैं तुम्हारे मरीना? जी बिल्कुल। अच्छा, हमेशा से उनके इन्फ्लुएंस में रही तभी इन सब चीजों का, ये लड़कों वाले शौक? अगर मैं बताऊँ, मेरे 6 भाई हैं माशाल्लाह, लेकिन उनमें से 5 बड़े, 5 के 5 को बाइक चलानी नहीं आती। तो जब फैमिली में, घर में अम्मी अब्बू से ये ख्वाहिश का इज़हार किया तो उन्होंने क्या कहा, बेटा ये काम तो लड़कों ने नहीं किया हमारे घर में बैठ के, तुम कहाँ से निकल पड़ी हो ये बाइक के शौक में? मेरे छोटे भाई चला सकते हैं, लेकिन फैमिली अलाउ नहीं करते थे। लेकिन अब मुझे पहले छुप छुप के सीखी? बिल्कुल। किससे सीखी थी? मैं रात के 10-11 बजे सब सो जाते थे तो बाहर निकलती थी, अपने क्लासमेट दोस्त किसी को बुलाती थी, प्लीज मुझे सिखाओ। तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई कि उनको सीखने में। मुझे 1 या 1.5 मंथ लगा था, क्योंकि मुझे हर कोई टाइम तो दे नहीं पाता था डेली, तो हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, इस तरह सीख। अच्छा, ये तो छुप छुप के सीख तो ली, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि वो तुम्हें बाइक दिला कर दें? और फिर तुम्हें बाइक मैंने खुद स्कूटी अपनी पॉकेट मनी से खरीदी थी, अपनी बाइक में मैंने उनको कहा कि मुझे सिखाओ। क्योंकि एक चीज में समझ आती है कि हर कोई अपनी बाइक पे आपको नहीं सिखा सकता, आपको अपनी चीज होनी चाहिए। बाइक अपनी जिसको बार बार गिराना है, तोड़ना है, वो अपनी सिखाने तक सही है। जब तक मैंने खुद ले ली तब तक मैं नहीं सीख पाई, क्योंकि अगर कोई देता भी तो वो बहुत डरता है कि यार बाइक का खैर है, लड़की को कुछ ना हो जाए। अपनी चीज होती है ना तो कहते हैं यार खैर कुछ भी हो जाए। वर्स्ट लोगों को क्योंकि मोहतात भी होना चाहिए, हम यंगस्टर्स को ये बिल्कुल नहीं कह रहे, ये चीजें देखिए हर एक के लिए नहीं होती, तभी हम कहते हैं कि कमर्शियल्स में भी या मूवीज में भी जब इस तरह के स्टंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, एक तो नंबर 1 लिखा जाता है सेफ्टी का ख्याल, जो कि मरीना ने अब मुझसे वादा किया है कि अपनी सेफ्टी फॉरमोस्ट वो रखेंगी। सेकेंडली, ये स्पेशली ट्रेंड होते हैं तो इनकी एक्सपर्टीज ऑन द बाइक बहुत फ़र्क है, इनकी देखा देखी आप करने की कोशिश ना करें अनलेस यू हैव द राइट कोच विद यू। लेकिन मरीना, शुरू में जब तुम सीख रही थी और जाहिर सी बात है स्टंट्स के लिए भी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, तो कोई हादसा, कोई चोट? मुझे सीखे 6 महीने हुआ था, जो मैं पाकिस्तान टूर पे निकली थी, कराची टू कश्मीर। नाम सुना और पहले भी आई हुई आप इंटरव्यूज़ के लिए, जूनी कॉस्मेटिक था उनके साथ। तो वहाँ पर मेरे साथ इस सीन हुआ था कि मैं मुनाल से स्लिप हुई थी, क्योंकि मुझे सिर्फ 6 मंथ हुआ था और मुनाल का रास्ता पता है कितना हार्ड है। तो बारिश भी हो रही थी और मेरे पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, मेरी खुद कोलीग थी मतलब, तो बात कर रही थी, मुझे लगता है बहुत ईजी है और मुझे आइडिया नहीं था मुनाल, क्योंकि पहली बार मैं कराची से बाहर निकली थी। तो वहाँ से मैं 3rd गियर में थोड़ी सी हो गई थी, क्योंकि 2nd गियर में शिफ्ट करना था, तो उसमें थोड़ी स्लिप हो गई थी, तो मुझे चोट लगी थी। अच्छा, वो जो लम्हा होता है, कुछ लोग हर एक का डिफरेंट रिएक्शन होता है, कुछ लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, उनको याद नहीं होता। व्हेन यू वर आपके कंट्रोल से बाइक बाहर हो रही थी, वो फीलिंग कैसी थी? और हाउ डिड यू ओवरकम? अपने हवास को उस पर काबू में रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, मैं बहुत डर गई थी। लेकिन हमारे साथ में डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तो हमारे जो कैमरा मैन वो कहा कहता है नहीं रुको मुझे मैं कह रही हूँ यार, मुझे बहुत बुरा चोट लगा था, मतलब थोड़ी सी लगी थी, अम्मा की दुआ बहुत सारा मेरी। तो मैं बहुत बुरी गई थी, लेकिन मुझे लगी चोट थोड़ी सी थी। तो सब मजाक मस्ती में हो रहा है, तो इतना मुझे फील नहीं हुआ।
लेकिन डरी बहुत डाइवर्ट कर दिया। मरीना, मुझे बताओ कि स्टंट्स का क्या फ्यूचर है? वैसे तो पाकिस्तान में उस तरह एक्शन मूवीज़ भी नहीं बनती, कमर्शियल्स में भी नहीं, तो ये स्टंट्स, तुम जाहिर सी बात है इट्स अ पैशन, लेकिन क्या इसकी एप्लीकेशन हो सकती है आगे आने वाले दिनों में? इसके साथ तुम क्या कर सकती हो उस हुनर के साथ? इसके साथ ये अपना अपना शौक होता है कि बाइक को एक टायर पे चलाना। मेरी अभी प्रैक्टिस थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम है कि मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, हाफ में छोड़ दी। तो इसमें ये होता है कि हर कोई नहीं कर पाता है। जब ये तो नॉर्मल स्टैंड जो मैं कर रही हूँ बहुत नॉर्मल है, ये जो इसको एक व्हील में उठाना वो वाकई जो करता है मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। वन व्हीलिंग इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन प्लीज वंस अगेन आई हैव सीन सो मेनी किड्स fall down, hurt themselves। आप अपना नहीं तो अपने घर वालों का ख्याल करें, यानी उनके दिल पे क्या गुजरेगी जब आपको चोट लगती है। आई एम श्योर कि आपकी अम्मी का तो हर वक्त दिल धड़क रहा होता होगा कि अब ये निकली है मैडम। उनको नहीं बताती हूँ ना, अगर उनको नहीं बताती हो थोड़ा खुद फेस कर लेती हूँ बस। सही, लेकिन मरीना, वी डोंट वांट टू डिस्करेज यू, माशाल्लाह यू डूइंग ग्रेट वर्क, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह ख़तरात, क्योंकि एक एक्साइटमेंट है, एक लेवल है, उसको लेके चलो। आपको यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था कि लड़कियाँ और ख़वातीन, बल्कि यंगस्टर्स जो चाहें वो कर सकते हैं, बट प्लीज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ योर सेफ्टी। कोई और मैसेज लोगों को देना चाहती हो, ख़ास तौर पर जब हम इस तरह की कैद एक तरह से बना देते हैं ना, हम ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली लड़कियाँ ये नहीं कर सकती या बाइक नहीं चलाना चाहिए, वो जो स्टिग्मा से फाइट करना पड़ता है उसके बारे में? नहीं, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि नहीं ये चीज़ लड़कियों के लिए बनी है या लड़कों के लिए, तो ये नहीं है। बात होती है कि जैसे अगर बाहर मुल्कों की लड़कियां स्टैंड कर सकती है, बहुत यहाँ के लड़कों से भी ज्यादा स्टैंड करती है। जैसे सारा रज़ी तो है, एक फीमेल है जिससे मैं इंस्पायर हूँ। हाँ। उस बंदे को देख के मैंने बोला यार ऐसा कर सकते हैं अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस करें, लेकिन फर्क ये कि वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे टीम है जो उनकी हेल्प करते हैं, उनको सिखाया जाता है। नहीं, डेफिनेटली लड़कियां अपने मदद के आप के लिए खड़ी भी हो सकती हैं, अपने हक के लिए भी खड़ी हो सकती हैं। थैंक यू सो मच मरीना फॉर बीइंग है। और अभी जो थोड़ी देर पहले हम आपसे बात कर रहे थे वो भी बड़ी अहम है। मरी में हमने एक वाकया ऐसा देखा जहाँ पे एक खातून सयाह के साथ बदतमीज़ी की गई और उसकी अब इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने इसका नोटिस भी लिया है। अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं द स्पोक्स पर्सन ऑफ द CM पंजाब जनाब शहबाज गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। शहबाज साहब, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाकया सामने आया है और स्पेशली बिकॉज ये पीक टूरिस्ट सीजन भी है। अभी तक किस तरह मामला सुलझ रहे हैं? आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या पता चला है? जी, इस मामले का तो सिचुएशन आप सबको पता ही है, जो कि टेलीविजन पे आपने देखा कि एक फैमिली के साथ बदतमीजी की गई वहाँ पे, और ये पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं पिछले कई सालों से जी ये चलता आ रहा है। आई थिंक वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को डिफरेंट तरह से, स्पेशली इस मामले में डिफरेंट तरीके से देखने की जरूरत है, जिसकी हम अब कोशिश कर रहे हैं। आज हमने वहाँ की चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वहाँ की लोकल जो पुलिस है उनको ये कहा है कि आप इन चीजों को डिफरेंट तरीके से देखें और देखें कि आप टूरिस्ट के लिए क्या बेहतरी पैदा कर सकते हैं। सही। और शहबाज साहब, हमें जो मेरे ख्याल में सबसे खुशाइन बात इसमें ये लगती है कि हर जगह खुसूसन मरी में और ऐसे बहुत सारे इलाके जहाँ ज़्यादा सयाह आते हैं, अब आपने टूरिस्ट हेल्प डेस्क रखने का भी फैसला किया गया है। तो हेल्प डेस्क पहले मौजूद नहीं थे, फाल नहीं थे, या ये एक नया स्टेप है? आई थिंक शहबाज साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन बहरहाल बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इस पर लोगों का आया है। बिकॉज देखिए, सयाह वहाँ पे तफरी के गर्ज से, वहाँ पे चीज़ों को देखने, उनको एक्सपीरियंस करने के गर्ज से जाते हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि उनके साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो। अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमें बतौर कौम के, बतौर एक माशरे के, उसको कंडेम करना चाहिए और उसमें बेहतरी की भी गुंजाइश होनी चाहिए। मरीना, क्योंकि हमारे साथ हो, अगर ये जैसे खातून का वाक़या इनके साथ हुआ कि इनके साथ बदतमीज़ी हुई, ये हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली बड़ी प्रेवलेंट बात है। अगर खुदा न खास्ता तुम्हें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी? अगर कोई बदतमीजी करते हैं हाँ, तो ऑब्वियसली स्टैंड हम खुद लेंगे, ना कि किसी को कॉल करेंगे। राइट। लेकिन अगर ऐसा एक मजमा, एक मॉब जैसी सिचुएशन होती है और आप एक अनजान जगह पे, तुमने खुद भी जैसे बताया कि नॉर्दर्न एरियाज में भी तुम गई थी ऑन अ बाइक, कभी ऐसी कोई बात, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा हो?
नहीं, मैं अभी 4 महीने पहले मरी भी गई हूँ जी, तो मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ। सही, मैं अकेली गई थी, मुझे ऐसे पसंद है टूर करना। हाँ, तो वही वाली बात है कि इंसिडेंट्स अलग अलग होते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री, एंड अगर इस तरह के वाकयात भी हैं, इसका जो इतना स्ट्रॉन्ग नोटिस लिया गया है। शहबाज साहब, आपके ख्याल में क्योंकि फुटेज भी मौजूद है उन लोगों की जिन्होंने बदतमीजी की, क्या कुछ किया जा सकता है? क्या उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट हो चुकी है? 9 के करीब ये लोग थे और उन तमाम को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब जाहिर बात है कि जो कानून है पाकिस्तान का, उसके तहत की कार्रवाई होगी और वो अब पुलिस चालान जो है अदालत में पेश करेगी और फिर अदालत में उनके खिलाफ केस चलेगा। यहाँ पे वो शुरू में शायद जमानत करवा लें, लेकिन एवेंचुअली तो पूरा कोई अदालत में सजा देगी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है पूरी। तो इस केस पर ये, लेकिन दूसरे केसेस में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा हम कोई कानून अब बनाए, क्योंकि वहाँ पे हेल्प डेस्क भी है, वहाँ पे पुलिस हेल्प डेस्क भी है, लेकिन हम उसको ज्यादा अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई और भी वहाँ पे तरीका जो है वो लेके आए, जिससे कम से कम जो मेन एरियाज हैं नदी में जहाँ पे अक्सर बात ऐसे इश्यूज पहले भी देखने आए, उनका कोई तदारक किया जा सके। शहबाज साहब, आप क्या कहेंगे कि एक चीज़ जो लोगों ने नोटिस की है कि हमारे सयाहों के लिए, चाहे वो हमारे अपने मुल्क के पाकिस्तानी सयाह हों या बैरून ममालिक से आने वाले लोग हों, मुश्किलात का सामना शायद इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो सयाहत का मौजू है अब ये सूबाई हुकूमतों के पास हो गया, ये डिवॉल्व हो गई है। तो आपको लगता है कि इसकी वजह से ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हुआ है? क्योंकि कैपेसिटी एक विफाक की तरफ से कुछ मेजर्स लेना अलग बात होती है, और तभी हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स और चीज़ें हर सूबे में वैरी कर रही हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि अगर आप या मैं देखें तो ये पिछले जो 18वीं तरमीम से पहले भी मामला जो टूरिज्म में तो हमारे ऐसे थे, हम पिछले 20 साल से हमारे यहाँ जो टूरिज्म है वो डिक्लाइन की तरफ है, बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन की तरफ है। इससे पहले जब ये वफात के पास था तो तब तो हम कौन सा टूरिज्म हम बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं, तो बराबर ये वजह नहीं है। वजह इसकी यही है कि जो हमारा ओवरऑल सोशल रवैया है जिसमें खबर कम है, ओवरऑल जो रवैया है जिसमें कानून का एहतराम कम है। ठीक है शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। वक्त की कमी के बायस हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। मरीना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है कि रवैयों में तब्दीली, एक वक्त था कि ये हमारे हॉट स्पॉट्स थे सयाहों के लिए, और जिस तरह शहबाज साहब ने इशारा किया कि 30 साल से मुसलसल ये डिक्लाइन की तरफ है। हमें खुद अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। कराची जैसा शहर जिसको हम मेगा सिटी कहते हैं, यहाँ पे आपको बहुत कम फॉरेनर्स नजर आते हैं। आई थिंक वी नीड टू चेंज, और उसमें सबसे पहले तब्दीली हमें अपने आप में लेके आनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव द सब्जेक्ट ऑफ ट्यूशंस एंड कोचिंग सेंटर्स। डोंट गो एनीवेयर। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कोचिंग सेंटर एंड ट्यूशंस। बच्चों से पूछें तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। पहले आप कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, वैन में जाना है, सारी वो प्रॉब्लम्स झेलें। लेकिन जैसे ही घर वापस आते हैं, अगेन यू जस्ट हैव योर मील एंड देन यू कांट इवन रेस्ट, और आपको फ़ौरन से रश करना है टूवर्ड्स द कोचिंग सेंटर और द ट्यूशंस के लिए आपने जाना है। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में अब एजुकेशन का निज़ाम बदल रहा है, आप उसको ज़्यादा आसान बना रहे हैं, उसमें एंट्री पॉइंट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एशियन ममालिक और उसमें पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स शामिल है, यहाँ पे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक रेस आपने लगाई हुई है। एंड योर ओनली क्राइटेरिया टू बी डीम्ड टू बी वर्दी, या अगर आपको ये समझा जाए कि आपकी कोई वक़्त है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने एकेडमिकली बहुत ही एक्सेल किया हो, आपके ग्रेड्स A+A के आए हों। और इस रेस में पेरेंट्स कहीं पर भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। पहला सवाल यही करते हैं, बच्चा स्कूल से वापस आए, स्टूडेंट आए, कि बेटा आज अगर टेस्ट हुआ था तो कितने मार्क्स आए हैं। दिस कॉन्स्टेंट प्रेशर आई फील इज़ नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स। और आप बड़े होके फिर देखेंगे कि जो एवरेज स्टूडेंट्स भी रहे हैं, जो बड़ी टॉप ग्रेडर्स नहीं भी थे, वो भी ज़िंदगी में दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क एंड दे हैव मेड इट देमसेल्व्स। तो क्या हमें इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है? और लोगों के जहनों में क्या सवालात हैं, पहले स्कूल की या कॉलेज की फ़ीस, फिर ट्यूशन सेंटर की भी फ़ीस, इस हवाले से हमने लोगों से बात भी की। आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू भी देने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स टेक अ लुक एट आवर रिपोर्ट फर्स्ट।
हर गली, हर नगर, हर कोना, हर घर, बस एक ही इश्तिहार, हमारे कोचिंग सेंटर आए और बच्चे की फर्स्ट पोजीशन पाएं। कोचिंग सेंटर में जो फीसेस ली जा रही हैं उस लिहाज से वहाँ की पढ़ाई का कोई मेयार नहीं है। ये चीज ना हो, कवर करवा दी जाए स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, ये हकीकत है, क्योंकि मुल्क भर में अब हर जगह कोचिंग सेंटर्स के चर्चे हैं, जहाँ दूसरी या तीसरी नहीं बल्कि पहली पोजीशंस की जमानतें दी जाती हैं, जिसके लिए फीस भी भारी है। कॉलेज की जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी यहाँ पर आती हैं और कोचिंग में इसलिए हम भी फीस पे करते हैं क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। जिसको पढ़ाना नहीं भी आता वो भी आजकल कोचिंग खोल के बैठा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट को तो ऐसी बात है, स्टूडेंट जहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ समझ में आएगा स्टूडेंट तो वहीं जाएगा। पर अब सवाल ये है कि क्या स्कूलों में तालीम का मेयार वो नहीं जो कोचिंग सेंटर्स में है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है और अलग अलग क्लासेस की वजह से हमें समझ में ज्यादा आता है। कॉलेजेस के अंदर जब पढ़ाई नहीं हो रही तो और कहाँ जाए बंदा, तो अब कोचिंग के अंदर ही एक ही हल बचा है, तो इसलिए हाई फीस देनी पड़ती है। क्या मौजूदा तालीमी निजाम में स्कूल्स और कॉलेजेस से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स अहम हैं? ज्यादा काबिलियत किन असातिज़ा में है? कोचिंग में असल में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन जो कॉलेज है वहाँ पे टीचर असल में बहुत जल्दबाजी में पढ़ाते हैं, कुछ यानी जहन में नहीं बैठ पाता है। कॉलेज में कोई हमारा पूछने वाला नहीं है, हम वैसे ही बेहाल घूमते हैं। सर को बुलाओ, सर बोलते हैं बेटा हमारा पीरियड है। सर को मतलब इनको खुद भी नहीं पता कि उनकी क्लास कब है कब नहीं है। कोचिंग सेंटर वाले इन्होंने अपना कारोबार बना लिया। क्वालिफाइड बंदे अगर रखें तो कोचिंग सेंटर अच्छे चल सकते हैं, लेकिन अगर हमारी हुकूमत चाहे और गवर्नमेंट को अप्रूवल करे तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही अच्छी अगर तालीम हो, प्राइवेट स्कूलों में अच्छी अगर तालीम हो तो बच्चों को कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज हम अपने शो में जानेंगे। जी जनाब, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू। पहला मेरा सवाल तो यही बनता है कि आप कोचिंग सेंटर में किस तरह लोग ज़मानत देते हैं कि बच्चे का रैंक भी आ जाएगा, उसका एडमिशन भी हो जाएगा एंड ही विल बी एन एक्सीलेंट परफॉर्मर। ये जो क्लेम है इसको ज़रा सा इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी सेगमेंट को, इसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए दो यंगस्टर्स हु हैव देयर ओन सिस्टम्स नाउ। इन्होंने पहले कोचिंग सेंटर से शुरुआत की, अपने सेटअप की एंड नाउ सम ऑफ देम हैव ग्रेजुएटेड टू बिकम स्कूलिंग सिस्टम्स एज वेल। यानी वहाँ पे बच्चा सिर्फ प्राइवेट ट्यूशंस के लिए नहीं आ रहा बल्कि वहीं से एज अ स्कूल उसको रजिस्टर करके ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मेट्रिकुलेशन इनके पेपर्स के लिए भी अपीयर कर सकता है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं IBA ग्रेड्स, एक बहुत ही अहम इदारा है, आप लोग इससे बखूबी वाकिफ होंगे। खुसूसन वो स्टूडेंट्स जो IBA में एडमिशन चाहते हैं वो अक्सर IBA ग्रेड्स चाहते हैं अपने एडमिशन टेस्ट की तैयारी के लिए। आज उसके डायरेक्टर जनाब अदनान कमर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं अनदर वेरी बिग नेम व्हेन इट कम्स टू कोचिंग सेंटर्स। आपने ज़रूर इनकी बहुत सारी ब्रांचेस एंड कैंपसेस देखे होंगे, ये भी अब स्कूलिंग सिस्टम भी बन चुके हैं। नाम है जी इसका प्रैक्टिकल सेंटर और हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ प्रैक्टिकल सेंटर अरसलान फारूकी। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान फॉर बीइंग हियर। अदनान, गुफ्तगू आपसे अगर शुरू करूं, कैसे गारंटी देते हैं आप कि IBA ग्रेड्स आप खुद भी हैं, तैयारी ऐसी कराएंगे कि बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा, रैंक आ जाएगा, A ग्रेड आ जाएगा, A+ आ जाएगा, स्टूडेंट को जाने बगैर ये क्लेम कैसे करते हैं कोचिंग सेंटर्स? Sir, thank you for welcoming me here. पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कोचिंग सेंटर्स या दूसरे सेकेंडरी कोई भी एजुकेशन इदारा बच्चे के लिए ज़रूरत क्यों होता है। सही। हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, रेवोल्यूशन की ज़रूरत है स्कूलिंग सिस्टम में। हमारे 3 तरह के सिस्टम इस वक्त रन कर रहे हैं पाकिस्तान में, मदरसा सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम एंड देन कैम्ब्रिज सिस्टम। मेजर सिस्टम्स यही हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो कैम्ब्रिज सिस्टम में जो स्कूलिंग है और जो हमारे मैट्रिक सिस्टम में स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा गैप है और बच्चे को वो उसकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं होती उन स्कूल से या कॉलेज से जो मैट्रिक सिस्टम में। इसके बाद वो बच्चा अगर उसकी जो टारगेट्स होते हैं जो पेरेंट्स की तरफ से दिए जाते हैं, जो एनवायरनमेंट या सोसाइटी उसको प्रेशराइज करता है, वो उसके ग्रेड्स पे करता है, वो उसके नंबर्स पे करता है कि अगर वो बच्चा जो है वो ग्रेड्स में अच्छा होगा, नंबर्स में अच्छा होगा तो ही अच्छा खुलेंगे, तभी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए पेरेंट्स एंड देन स्टूडेंट, ये दोनों इस अपॉर्चुनिटी को गेन करते हैं कि अगर स्कूलिंग से या कॉलेज से ये चीज़ नहीं अचीव हो रही तो कहाँ से होगी। देखिए, मेरा हरगिज़ आज का ये शो करने का मकसद ये नहीं है कि हम कोचिंग सेंटर्स को या ये जो सप्लीमेंट्री एजुकेशन सिस्टम कहलाया जाता है कि आपके जो आपका मेन स्ट्रीम एजुकेशन उसको सपोर्ट कर रहा है उसको बैश करना, क्योंकि हम सबको ये जान लेना चाहिए कि एक गैप मार्केट में एग्जिस्ट करता है जिसको इन्होंने आके फुलफिल किया है और बहरहाल बच्चों के रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर अरसलान ये पैदा होता है कि अगर वही टीचर है
जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी आपके पास आके यानी एक कोचिंग सेंटर में आके बेहतर कैसे हो जाती है? और दूसरा ये कि आप लोग अपने क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए क्या करते हैं? भाई एक टीचर है, उस पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पर उसकी पक्की नौकरी है वहाँ वो क्लास ले नहीं रहा, वहाँ सही तरह पढ़ा नहीं रहा, लेकिन जब कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है तो इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेता है? इट ऑल कम्स डाउन टू मैनेजमेंट। अब अगर देखें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन टीचर्स पे नज़र रखें, उनकी एवैल्यूएशन करें, मेरिट बेस्ड हायरिंग हो, और इसी तरह से पिनलाइजिंग भी हो कि अगर कोई टीचर परफॉर्म नहीं कर रहा। अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स होने चाहिए अपनी जगह। अच्छा, हम उस चीज़ को इंश्योर किस तरह से करते हैं कि एक तो हमारी जो हायरिंग होती है टॉप नॉच टीचर्स फ्रॉम टॉप नॉच कॉलेजेस, दैट्स आवर मेन क्राइटेरिया टू ब्रिंग देम इन। कोचिंग करते हैं आप, यानी नए टीचर्स आपने खुद नहीं तख्लीक किए, हाँ। जो बेहतरीन टीचर है उसको उठा के अपने पास रख लिया। इसमें HR पॉलिसी होती है प्रॉपर, जिसमें जैसे इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर व्हेन यू गो फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सो वी गो फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स। अच्छा, वो इसलिए इसकी वजह से हम क्लेम करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो दे विल परफॉर्म वेल इन द बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि हमें अपने टीचर्स पे ट्रस्ट आ जाता है। सही। अच्छा, उसमें क्वालिटी कंट्रोल किस तरह से हम करते हैं कि एक तो अटेंडेंस मैनेजमेंट, कि टीचर्स टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएँ, साथ में कंटिन्यूस एवैल्यूएशन, क्योंकि हमारा एक MIS ब्लॉक होता है जो कि पेरेंट्स से कांटेक्ट में होता है थ्रू लेटर्स, थ्रू फ़ोन कॉल्स, गेजिंग देयर सेटिस्फैक्शन लेवल एज वेल, कि अगर उनको कोई इशू है फ़ौरन वी टेक इट अप विद द टीचर एंड वी गेट इट रेक्टिफाइड। तो एक सिस्टम बनाना पड़ता है, उसमें जब टीचर्स आ जाते हैं तो दे डेफिनेटली परफॉर्म। तो आप कहते हैं ये टीचर, ये अगर सिस्टम गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में रेप्लिकेट हो जाए, इस तरह का चेक एंड बैलेंस हो, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कमिंग बैक टू यू देन, आप क्या कहेंगे कि अच्छा, ये तो टीचर्स की इवैल्यूएशन और सिस्टम सेटिंग की बात हो गई। स्टूडेंट यूजुअली आपके पास जो आ रहा है वो वही है जो स्ट्रगल कर रहा है, यानी उसके कॉलेज में, स्कूल में उसको नहीं समझ में आ रहा है या ही नीड्स मोर हेल्प। तो बच्चे की इवैल्यूएशन या स्टूडेंट की इवैल्यूएशन आप कैसे करते हैं टू मेक श्योर कि उसमें प्रोग्रेस हो रही हो एंड ही इज ऑन ट्रैक? पहली बात अरसलान ने जो कही कि जो हमारी पंक्चुअलिटी है ना, इसको आप लाजमी करार दें। पंक्चुअलिटी टीचर्स की भी, पंक्चुअलिटी स्टूडेंट की भी। हमारे कॉलेजेस में क्लासेस हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं है, क्लासेस हैं लेकिन टीचर्स नहीं है। यही चीज़ अगर कोचिंग सेंटर्स में देखी जाए, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। क्लास की जो दो वेरिएबल्स हैं जिस पे सिस्टम डिपेंड कर रहा है क्लास का, वो टीचर और स्टूडेंट है। अगर पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी और ऑनेस्टी इसमें शामिल नहीं होगी तो लाजमी सी बात है वहाँ पर गैप मौजूद होगा और वहाँ से बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होना। तो ये चीज़, एक तो आपने ट्रेन टीचर्स और अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ उनकी ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी और उनकी जो रेगुलरिटी है ना क्लास के अंदर के, उन्हें किसी XYZ वजह से क्लास नहीं ड्रॉप करनी, बेसिकली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताया अदनान, कभी ऐसा हुआ है कि एक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट, यानी आपके यहाँ एडमिशन लिया है कोचिंग के लिए, थ्राइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक वो आ रहा है और आप नोटिस कर रहे हैं कि उसकी अटेंडेंस ड्रॉप हुई है, सो डू यू नोटिफाई द स्टूडेंट, डू यू नोटिफाई द पेरेंट्स, या आप उसको निकालते हैं, वार्निंग लेटर देते हैं, क्या होता है आपका सिस्टम? वी हैव एन एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इफ स्टूडेंट एब्सेंस 5 क्लासेस और 6 क्लासेस, ही विल एक्सपेल। ये एक थ्रेट जो है पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी बहुत फील होता है। उसके बाद वो बहुत सोच कर, वो डायरेक्ट जेब पे जाके हिट लगती है ना, इसलिए वो सोच कर एडमिशन लेता है कि यहाँ मुझे आना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ आना है तो परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो वहाँ परफॉर्म करता है फिर लाजमी एग्जाम में भी परफॉर्म करता है। अच्छा, अदनान ने भी यहाँ पे जैसे इशारा दिया अरसलान, मेट्रिक सिस्टम है, मदरसा सिस्टम है, O लेवल्स, A लेवल्स पे तो हमने तो आंखें बंद करके हम ईमान लाए हुए हैं ना कि इनका पेपर तो बाहर से आता है, उसमें कोई करप्शन की, किसी तौर की लीकेज की गुंजाइश नहीं है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के आपके टीचर्स आप लोगों के यहाँ पढ़ा रहे होते हैं कोचिंग सेंटर, एक इल्ज़ाम बार बार लगता है कि कोचिंग सेंटर में पेपर आउट हो गया, चाहे इंटर का पेपर हो, मैट्रिक का पेपर हो। लोग कहते हैं जी सर एक रात पहले ही बता देते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा चार्म या हुक होता है फॉर स्टूडेंट्स टू गो टू अ कोचिंग सेंटर। इसमें कितनी सदाकत है और इसको कर्ब करने के लिए आप क्या करते हैं? अच्छा, हमने एक सिस्टम हमारे यहाँ जैसे होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन का सिस्टम होता है साल में एक दफ़ा, दैट इज़ अ प्री बोर्ड काइंड ऑफ थिंग, जिसमें बच्चा उसी सेटिंग में बैठता है जैसे बोर्ड एग्जाम्स की होती हैं, टाइम्ड एंड एवरीथिंग, मॉक्स होते हैं। अच्छा, मॉक्स के जो पेपर सेटिंग टीचर्स होते हैं, हम वी ऑलवेज मेक श्योर कि उनका बोर्ड से कोई ताल्लुक ना हो, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रहे और उसमें ज़रा सी भी वो होता ना कि आप अपने बच्चों को फेवर देने के लिए अच्छे मार्क्स दिलवा दें, उनको एक हिंट दे दें। हमने वो सिस्टम शुरू से इस चीज़ पे बहुत नज़र रखी हुई है, तभी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ नेम इन द मार्केट। कोई हम पे ये पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि हमने कहीं पेपर लीक किया या कहीं से भी कोई हिंट मिली। तो ये हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस है
कि जो टीचर्स लेकिन आप फिर भी ये देखें ना कि कोचिंग सिस्टम यानी जिस चीज़ पे हम चाहे जितनी अच्छी बातें कर लें, द बिजनेस मॉडल स्टैंड्स ऑन द फैक्ट कि आप सप्लीमेंट इस तरह कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को जिसमें कहीं ना कोई आसानी या शॉर्टकट मौजूद है। बहरहाल टीचर्स की भी मेहनत है, बच्चे की भी मेहनत है कि वो कंसिस्टेंसी से आ रहा है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जी आप जिस तरह तैयारी करा रहे हैं, जो हिंट्स एंड टिप्स दे रहे हैं, इट इज गिविंग देम अ बाईपास। अगर मैं इसको और आसान कर दूं कि अगर बच्चा स्कूल में क्लासेस लेता है या कॉलेज में क्लासेस लेता है तो उसको खुद अपना जरा ब्रेन पावर अप्लाई करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक चीज जो लोग कहते हैं कोचिंग सेंटर में मिलती है, बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं। अब आप ये क्यों देते हैं? इससे तो आपने एक बाईपास बना दिया ना बच्चे के लिए कि वो मेहनत नहीं कर रहा, वो बस नोट्स का रट्टा लगा रहा है और उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। उसमें हमने जैसे सिस्टम यूं होता है कि देयर सिस्टम ऑफ वीकली टेस्ट जो हमारे यहाँ सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है कि पूरे हफ्ते बच्चे ने पढ़ा और लेक्चर डिलीवरी एवरीथिंग थ्रू ऑडियो विजुअल जो भी हमने मींस यूज़ किए। नोट्स तो एक सपोर्ट सिस्टम है कि घर जाके उसके पास एक क्योंकि अब स्कूल में जारी बात है उसने पूरा टाइम दिया है, हाफ डे द किड इज़ इन स्कूल देन दे इन द कोचिंग सेंटर, और उसके बाद उसके पास वो मटेरियल जो होता है इट्स अ सपोर्ट सिस्टम कि वो कभी भी उसको रिवर्ट बैक कर सकता है। अच्छा, वीकली टेस्टिंग सिस्टम बिल्डअप होता रहता है पूरे साल, तो वो बच्चे मुसलसल एक टेस्टिंग मोड में रहते हैं। फिर जब वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वो बिल्कुल समझ लें उनको टेस्टिंग होता है ना, टाइम्ड एग्जामिनेशन, उसके यूज टू हो चुके होते हैं। इस तरह से वो बोर्ड की तैयारी इस तरह से पूरा कहते हैं ना हम फाइन ट्यून करके उनको बोर्ड एग्जाम में भेजते हैं। मशीन थोड़ा रोबोटिक सा लग रहा है, लेकिन बहरहाल आप क्या कहेंगे अदनान, नोट्स की जो डिमांड है, और ये यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ इल्जाम नहीं दे सकती क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कोचिंग सेंटर में गए हैं, वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं कि जी मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे नोट्स बने बनाए मिलने चाहिए। टीचर्स को, बल्कि टीचर्स को छोड़िए, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को मैंने इस पे एहतजाज करते हुए देखा है कि फलाने सर कोचिंग में थे, क्लास में पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें नोट्स नहीं दिए। अदनान, योर टेक ऑन दैट? एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखिए, जिस चीज़ की आप डिमांड करेंगे आपको वही चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। सही। अगर आप डिमांड करते हैं नोट्स की तो नोट्स मिलेगा, आप डिमांड करते हैं इंपॉर्टेंट्स की, आपने बात की लीकेज की पेपर की, तो बच्चा या स्टूडेंट जो है ना वो डिमांड करता है इस चीज़ की कि मुझे ऐसा टीचर मिले जो मुझे एग्जाम्स के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए। टीचर ना हो गया जोशी हो गया, पहले फाइल निकाले और बताए कि इस दफा पेपर में बेटा ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। और हम लोगों का जो ताल्लुक है वो इसके बाद आता है। मतलब ज़्यादातर मेजर हम जो डील करते हैं वो यूनिवर्सिटी एडमिशंस में करते हैं, वहाँ हमें ये चीज़ फील होती है कि वो बच्चा जो सेलेक्टिव पढ़ के आ रहा है उसको उसका एडमिशन AKU, NUST, GIK, IBA इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, और वो बच्चा जो काबिलियत से ज़्यादा तरबियत के ऊपर गौर करके आया था उसका एडमिशन वहाँ होता है और वो बहुत इजीली चला जाता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हम टच करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं जी O लेवल्स, A लेवल्स, मैट्रिक, इंटर, यहाँ तक तो बच्चा और बच्चे की गाड़ी किसी न किसी तरह पहुँच गई। अब आता है अगला मरहला यूनिवर्सिटी एडमिशन्स का, जहाँ पे अदनान ने इशारा दिया। वो एक अपने आप पे इतना कॉस्टली और पेरेंट्स और इस वक्त स्टूडेंट्स उसको दोबारा इनवर्ड रिफ्लेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अदनान एंड अरसलान, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी आपने एडमिशन लिया है या नहीं लिया, आपको सिर्फ ब्रोशर लेने के 1000-2000 रुपए देने पड़ रहे हैं। आपके ख्याल में ये प्रैक्टिसेस सही हैं? फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी अब इन्होंने O लेवल्स, A लेवल्स अगर है तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेके आइए आप पहले, फिर अगर आपका मैट्रिक या इंटर है तो आपसे आपकी डिग्री अपनी जगह, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए होंगे जो आप ही ने मेहनत करा के बच्चों को मार्क्स दिलवाए, अगला टेस्ट हम फिर लेंगे, हम कॉलेज में एंट्री टेस्ट भी लेंगे जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता, बहुत कम स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज में होता है। पाकिस्तान में इसका रुझान क्यों है? इज दिस अ मनी मेकिंग टैक्टिक? अरसलान, दिस इज डेफिनेटली, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मनी मेकिंग एज वेल, और ये एक बहुत पुराना ऑब्सोलीट सिस्टम है जिसको रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है कि एंट्री टेस्ट क्यों लेते हैं यूनिवर्सिटी में? हाँ, ये इसमें ये भी है, देखें हमारे यहाँ थोड़ा डिमांड जो है प्रोफेशनल कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत कम है। इस वजह से वो जो एक चंक आता है बच्चों का, कंपैरेटिवनेस इतनी हो गई। जैसे आईवी लीग्स होते हैं तो आईवी लीग्स में सिलेक्टेड फ्यू मेक इट टू द आईवी लीग्स, तो यहाँ पर भी चूंकि हैं कम बिजनेस स्कूल्स, मेडिकल क्राइटेरिया फर्क है ना। आप वहाँ पे आईवी लीग और बड़े यूनिवर्सिटीज की बात करें, वो आपकी पर्सनालिटी जानने की कोशिश करते हैं, वो आपको कहते हैं ऐसे लिखिए, इंटरव्यू दीजिए हमारा, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो एकेडमिक एक्सेलेंस है, वो आपके लिए O लेवल्स या A लेवल्स का जो आपका रिजल्ट है वो काफ़ी है। हमारे यहाँ क्यों ये डिस्ट्रस्ट है कि बच्चा अगर मैट्रिक में, इंटर में, O लेवल्स में, A लेवल्स में स्ट्रेट A स्टूडेंट भी है, फिर भी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन टेस्ट देना पड़ रहा है? इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक। बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में जहां हम बात कर रहे हैं कि ये कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बात जो हम ऑफलाइन अभी कर रहे थे, मुझे लगता है स्टूडेंट से ज़्यादा पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनको बताना पड़ता है कि भाई, क्योंकि हम जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये बच्चे से ज़्यादा, स्टूडेंट से ज़्यादा माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे ने फलानी बड़ी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसके लिए आप इसको पूरी रात सर के बल खड़ा कर दें, मैं तैयार हूँ, मैं भी देखूंगा कि मेरा बच्चा सर के बल खड़ा हुआ है, बट मेक श्योर दे गेट इनटू इट। ये चीज़ हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब आपका ओ लेवल्स, ए लेवल्स में अच्छा रिजल्ट आया है, जब आप मैट्रिक के या इंटर के पेपर्स में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो प्रोफेशनल कॉलेज के लिए एडमिशन के टेस्ट क्यों ज़रूरी हैं? क्या कहेंगे अदनान? इसको, ये ऑब्सोलीट प्रैक्टिस है, आई नो, एंड वी आर क्वेश्चनिंग इट, लेकिन आपका तो पूरा द सिस्टम रन्स ऑन दैट। एग्जैक्टली। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों लेते हैं, एंट्री टेस्ट क्यों होता है यूनिवर्सिटीज में? यूनिवर्सिटीज में जो एंट्री टेस्ट होता है वो इसलिए होता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री के अंदर सिंगल सिस्टम नहीं होता एजुकेशन का। कैम्ब्रिज सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है, फेडरल एजुकेशन सिस्टम है, AQU बोर्ड्स हैं, डिफरेंट बोर्ड्स हैं। अब इन तमाम बोर्ड से जब बच्चा एक यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको इक्विवेलेंसी की ज़रूरत होती है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी उस एंट्री टेस्ट को इक्विवेलेंसी के तौर पर इस्तेमाल करती है कि इन तमाम बच्चे, लेट सपोज के मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर कराची से कोई स्टूडेंट कम्पीट करता है तो अराउंड 12,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो why can't we have one standard entry test? जिस तरह आप SAT की बात करते हैं, GRE होता है, GMAT होता है, हमारी अथॉरिटीज वैसा कोई टेस्ट क्यों नहीं निकाल देती जो हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग टेस्ट ले रही है? यू कैन नॉट इवन इमेजिन, एक अगर बच्चा है, अच्छा होनहार स्टूडेंट्स है, उसने 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, एट टाइम्स उनका एंट्री टेस्ट की डेट क्लैश कर जाती है कि जी फलाने दिन, अब आप वहीं पे चॉइस कर लीजिए, और बच्चा फिर बेचारा एक गैम्बल खेल रहा होता है कि भाई मैंने एक पे किया, यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? हेयर्स कम बिजनेस, ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूनिवर्सिटीज एंट्री टेस्ट इसलिए भी लेती हैं कि उनका एक अच्छा रेवेन्यू होता है इसके ऊपर। लाइक नस्ट की अगर हम बात करें तो अराउंड 140,000 स्टूडेंट एंट्री टेस्ट देता है और पर स्टूडेंट 3,000 चार्ज किया जाता है। वाओ, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। नहीं, और अदनान दूसरी चीज ये कि अगर आपने पहले अपनी सप्लाई भी आपने इंश्योर कर ली, एक होती है ना कि जितनी आपने सप्लाई को कर्टेल रखा कि मेरे पास सिर्फ 50 सीटें हैं, और आपने डेट भी अपनी ऐसी रख दी कि जैसे ही ओ लेवल्स, ए लेवल्स का बेचारे का टेस्ट खत्म हुआ है, आप अगले टेस्ट की तैयारी में पड़ जाएं। असलान, जिस तरह आप देखते हैं कि यू हैव द GCE सिस्टम या फिर प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स का कुछ भी अच्छा बुरा जैसा भी एक इदारा उसको देख रहा है, कोचिंग सेंटर्स जो हम कहते हैं गली गली खुले हुए हैं, इनकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कोई अथॉरिटी, कोई डिपार्टमेंट, कोई ऐसा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ आप लोगों का लिंकेज जो आके देखता हो कि किन कंडीशंस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसी कोई अथॉरिटी है? अभी फिलहाल ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। इट्स ऑल सेल्फ एवेल्युएशन, और होना चाहिए, आई बिलीव कि इसमें भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको भी अपनी इवैल्यूएशन हो कि हम किस लेवल पे हैं, और जो नहीं दे पा रहे उनके लिए एक स्टैंडर्ड या बेंचमार्क सेट हो कि वो किस लेवल तक जाके बच्चों को परफॉर्मेंस दें, और उसमें जो मैल प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं उस पे भी कर्व होना बहुत ज़रूरी है। आपके कैंपसेस अब क्योंकि बड़े से बड़ा होते जा रहे हैं, कुछ आप लोगों ने कस्टम बिल्डिंग्स भी बनाई होंगी, स्टूडेंट विल बी अ स्टूडेंट। मेरा सवाल आपसे अगला ये होगा कि जैसे कॉलेज में जाके हम बंकिंग करते हैं स्टूडेंट्स, और क्लास ली नहीं ली, आपने नज़र बचा ली, हाउ डू यू मॉनिटर दैट इन योर इंस्टीट्यूशन कि बच्चा आया है, पेरेंट्स से कह के आया है, अब क्लास भी ले रहा है और पढ़ भी रहा है, हाउ डू यू अश्योर दैट? वी हैव अ वेरी मॉडर्न सिस्टम, वी हैव कंप्लीट ऑटोमेशन इन दिस रिगार्ड विद CCTV सिस्टम्स। उसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। एक एक चीज़ बच्चे की एक कहते हैं नकलो हरकत मॉनिटर हो रही होती है कि बच्चा अगर एंटर हुआ है वो सिस्टम में आ चुका है। अगर स्टेप आउट करेगा तो चूंकि उसकी अटेंडेंस उस स्पेसिफिक क्लास में नहीं लगी होगी, तो एक हमारे यहाँ टेक्स्ट मैसेजेस सिस्टम जाते हैं जो पेरेंट्स को जाते हैं कि बच्चे जो एब्सेंट अगर हैं तो वो कॉल्स या मैसेजिंग के थ्रू हम पहुंचा देते हैं। बस आपने गले में चेन ही नहीं डाली, बाकी तो वो बेचारा पूरा स्लेव है ना? हाँ, लेकिन बस वो आजकल के माहौल में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वी हैव टू मेक श्योर द स्टूडेंट्स स्टे विद इन द बिल्डिंग और वक्त पे ही बाहर निकले, क्योंकि वी एज अ एजुकेटर वी आर फेसिंग मल्टीपल थ्रेट्स, क्योंकि वो माशरे की बुराइयाँ, ये शीशा लाउंजेस एक ज़माने में खुल गए थे, बच्चे निकल के बंक करके वहाँ बैठ रहे हैं, सिक्योरिटी, ये किडनैपिंग्स, मगिंग्स, टेररिज्म का एक पहले एक दौर था। तो हमने उस सब को देखते हुए अपने सिस्टम्स को इतना मजबूत कर लिया कि बच्चा जो है, पेरेंट्स को ये इत्मीनान रहता है कि एक दफ़ा सेंटर में आ गए तो जब छुट्टी होगी उसी वक्त निकलेंगे, और अगर कभी भी खुदा ना खास्ता बच्चा निकलने की कोशिश करता है, दैट गेट्स रिपोर्टेड टू द पेरेंट।
लेकिन फिर एक सवाल ये भी होता है, जिस तरह हम स्कूल्स की बात करते हैं कि भाई छोटे बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, ट्रैफिक का निज़ाम, क्योंकि हमारे यहाँ एक नीड थी और ये बड़े स्पोरेडिकली मशरूम ग्रोथ हुई है, तो आप देख सकते हैं कि अक्सर स्कूल्स के सामने आपको ट्रैफिक जैम मिलता है। यही हाल कोचिंग सेंटर्स का भी है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स में, सिर्फ आपके इदारों की बात नहीं कर रही, कोचिंग सेंटर्स घरों में, गलियों में, रेजिडेंशियल एरियाज में, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे 50 बच्चा या 100 बच्चा भी आ रहा है तो समझ ले 25-30 गाड़ियाँ तो हर हाल में वहाँ पे पहुँचेंगी। ये एक ट्रैफिक सिचुएशन भी क्रिएट करता है। इसको अदनान आप कैसे देखते हैं? कोशिश ये होती है कि पहले से प्री प्लान हो क्लासेस, और अगर कोई इस तरह का रश या क्राउड वहाँ पर गैदर हो रहा है तो पहले ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ अगर मौजूद होते हैं तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस टाइम में यहाँ पर अगर गैदरिंग होती है, ट्रैफिक का रश होता है, तो आपने इसको बाईपास करना है, इसको अरेंज कर देना है। What is the percentage of students अदनान जो आपके पास अगर आए एक स्पेसिफिक कॉलेज के एंट्री टेस्ट की ख्वाब लेकर कि मैंने इसको थ्रू करना है और पूरी क्लास की आप तैयारी करा रहे हैं, उस क्लास में से कितने बच्चे डू एंड अप गेटिंग इन एडमिशन? अल्हम्दुलिल्लाह 80% हमारा रिकॉर्ड है। लाइक लास्ट ईयर के मैं थोड़े से नंबर शेयर करूँ तो 400+ स्टूडेंट थे IBA के लिए, एंड 268 एडमिशन हमारे IBA के अंदर हुए। अच्छा, इसमें एक बात बताएं, सच बताइएगा, क्योंकि आप खुद दोनों IBA ग्रेड्स हैं। अक्सर लोग कहते हैं, और ये हमारे यहाँ जो इल्ज़ाम है ना, वो ऑल द वे फ्रॉम प्री स्कूल एंड अपवर्ड्स लगता है। लोग कहते हैं सर्टन प्री स्कूल्स एलीट स्कूल्स के साथ अलाइंड हैं, अगर बच्चा वहाँ पे प्री स्कूल जा रहा है तो उसका एडमिशन यकीनी है। आप दोनों माशाल्लाह IBA ग्रेड्स हैं। आपका द स्लोगन इनिशियली यूज्ड टू बी दैट, आपसे पहले IBA की ही तैयारी कराते थे। तो जो 20% नहीं जा पाते, उन्होंने कभी आके आपसे शिकवा गिला किया है कि सर ये क्या हुआ, हम क्यों नहीं, हमारा एडमिशन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन अक्सर फेलियर्स में भी हमारे पास जो बच्चा आता है वो कहता है सर जहाँ आपने हमें गाइड किया था ना, वहाँ हम लैग कर गए, वहाँ हम उस चीज़ को इतना चैलेंजिंग नहीं समझ पाए, जो चीज़ हमें टाइम देना था वो टाइम हम उसको नहीं दे पाए, तो वो दोबारा से वहीं पर उसी क्लास में बैठकर तैयारी करता है। और कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है ना अंडर हैंड के जी हमारा बच्चा ये नाम है जी, ये अगर टेस्ट दे तो उसको रख ही लेना। कल मेरा एक सेशन था, प्रेजेंटेशन थी, वहाँ भी मैंने ये बात क्लैरिफाई की बच्चों को भी कि ये जो यूनिवर्सिटी एडमिशन है ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होते हैं, इसका मेरिट बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है। आप सबके सामने ऑनलाइन सिस्टम होता है, तमाम मेरिट लिस्ट रखती हैं, उसके बाद एडमिशन होता है। इसमें ये चीज़ नहीं हो सकती, इसीलिए बच्चे को आकर यहाँ पर ज़्यादा थ्रेड्स होती हैं कि अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो उसका एडमिशन नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, अब ये जो बार बार हम परफॉर्मेंस बात कर रहे हैं, दुनिया बहुत बदल गई है। अब जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात करते हैं कि फिनलैंड की अगर मिसाल लेते हैं, उन्होंने कहा कि जी कम्पिटिटिव एग्जाम्स ही ख़त्म कर दिए गए हैं। एक बच्चे को दूसरे बच्चे से जो मुआजना करने की, कंपेयर करने की हमारी आदत है कि जी मुहाल हो जाता है अगर आपके गली मोहल्ले में किसी बच्चे के स्ट्रेट एज आ गए, हमें उसका ही बोल के पेरेंट्स आदा कर देते हैं कि देखो वो भी तो है, उसने भी तो लिए मार्क्स। तो ये आपस में कंपैरिजन ख़त्म कर दें। अरसलान, इतना ओवरलोडेड है आज का स्टूडेंट, पहले स्कूल जाए, कॉलेज जाए, फिर कोचिंग पढ़े। डू यू नॉट फील कि उसका वर्क एंड स्टडी बैलेंस जो है लाइफ में वो बिल्कुल ऑफ है? इसमें बहुत ज़रूरी है, अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स, इसमें एक रैट रेस तो चल रही है कि टू गेट गुड मार्क्स, टू गेट इन गुड बिजनेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस। अब अगर हम लिंकेजेस की बात करते हैं तो इसमें ज़रूरी है कि पहले यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अगर अपने क्राइटेरिया में ये चीज़ डालें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ नीड टू बी गेज्ड मोर देन देयर स्कोलास्टिक एबिलिटीज़, तो ये सिस्टम खुद ही ऐसे फेड आउट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले पेरेंट्स की कोचिंग की बात कर रहे थे। पेरेंट्स का रवैया आप कैसा देखते हैं कि वो चाहते हैं बस बच्चा पढ़ता ही रहे? इसमें देखें, अगेन देयर नीड्स टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट ऑल टुगेदर। हम अपने एंड पे जब जो मेरी स्कूलिंग साइड है इन द मॉर्निंग, हम पेरेंट्स को इस चीज़ों में काउंसिल भी करते हैं कि देखें रटाफिकेशन इज़ नॉट द आंसर, और बच्चों को इवन थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन चीज़ों में बच्चों को आने दें। इसमें आप उसको कल्चरल या रिलीजियस बाउंड्री से बाहर निकाल के थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि दीज आर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टूल्स। तो हम उन चीज़ों में बच्चों को इंगेज करते हैं दिन में भी, और आफ्टर स्कूल भी जहाँ जहाँ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं या कहीं ऐसा मौका मिल रहा है, मैं आर्ट्स काउंसिल या कहीं भी, वी सेंड आवर किड्स बिकॉज दिस इज एन एसेंशियल पार्ट। इससे एक आउटलेट भी होती है बच्चे की। लेकिन पेरेंट्स के क्या मिथ्स होते हैं अगर आपके पास आते हैं, वो क्या सवाल आपके पास बड़े देयर आर क्लोज माइंड्स बिकॉज वी हैव टू काउंसिल देम। उनको एक लिमिट पे आके वो भी काफ़ी रिजिड हो जाते हैं कि नहीं देखें ये हमारे फेथ का मामला है, यू कैन नॉट इंडल्ज इन दैट।
वहाँ पर हमें भी थोड़ा बैक स्टेप करना पड़ता है कि ठीक है वी कैन नॉट टच दैट स्पेसिफिक स्पॉट। लेकिन जो पेरेंट्स मिडिल वे होते हैं वो बात समझ जाते हैं। हम उनको थोड़ा समझाना होता है कि अगर बच्चा थिएटर में हम लोग लेके जा रहे हैं, इन हाउस थिएटर अगर हमारा हो रहा है, तो वो बच्चे की डेवलपमेंट किन लेवल्स पे होगी, क्या होगी, और आगे यूनिवर्सिटीज़ में उसको क्या फ़ायदा होगा। स्पोर्ट्स इज़ एन एसेंशियल पार्ट, सिमिलरली पब्लिक स्पीकिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट। तो ये काउंसलिंग पेरेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही हैं, बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल्स? अगर आपसे बात की जाए, जो बच्चे साइंसेस परसू कर रहे हैं, अक्सर अब तो कोचिंग सेंटर्स में जो ज़्यादा हेल्प लोगों को चाहिए होती है वो लैब्स, यानी हाउ विल आई डू माई केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, और उसके लिए वाइवा कैसा होगा। आपकी लैब्स वगैरह भी फुली इक्विप्ड होती हैं, वो भी आप साथ साथ एग्जैक्टली प्रैक्टिकल्स के लिए जो हमारी लैब्स होती हैं वो इक्विप्ड होती हैं। सदा यहाँ एक चीज़ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि जहाँ पेरेंट्स काउंसलिंग आती है वहाँ टीचर्स काउंसलिंग भी आती है। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर लोड डाल रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को इस तरह से लें कि हमारा जो जहन है ना, जो दिमाग है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आपके पास है क्रिएटिविटी पार्ट इसका, एक इसके अंदर है लॉजिकल पार्ट, और एक इसके अंदर है मेमोरी। हमारा एजुकेशन सिस्टम शुरू से उसकी क्या चीज यूज कर रहा है? लॉजिक, मेमोरी यूज कर रहा है। अच्छा, लॉजिक भी नहीं इस्तेमाल करता। लॉजिक भी इस्तेमाल नहीं करता। क्रिएटिविटी तो फिर, बल्कि आप अभी बहुत अच्छी मिसाल एक दे रहे थे कि जब छोटा बच्चा हैंड राइटिंग शुरू करता है, जहां से आप उसको अल्फाबेट पढ़ाना शुरू करते हैं, आपने देखा होगा कि 4 लाइन्स वाली किताब होती है, तो उसको बताया जाता है कि किस लाइन के बीच में रहना है। अगर आपने बियॉन्ड उसके निकले तो बाकायदा उसको एक रेड मार्क लगता है, पेनलाइज किया जाता है। उसको बताया जाता है कि आपने ऑन द लाइन चलना है, ये लाइन से इसी के ऊपर चलना है। तो फिर उसकी क्रिएटिविटी क्या हो गई? कम हो गई, खत्म हो गई। What about the teachers? उनका थोड़ा सा माइंडसेट भी यहाँ पे रीड करने की कोशिश करेंगे। देखें, टीचर्स बुरे नहीं होते, या उनके पास ये अपने काम से वो बाकायदा मुखलिस होते हैं। आसान नहीं होता कि जी पहले आप जाके अपने दिन की नौकरी में भी पढ़ाएं, फिर शाम में भी करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आई वांट टू टॉक अबाउट देयर वेजेस एज वेल, क्योंकि अक्सर ये बात सामने आई है कि स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की फीसेस भारी, लेकिन बेचारा जो टीचर है ही इज़ वेरी वेरी अनपेड। हमने देखा था इस साल के शुरुआत में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुई। जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं वो अपने परमानेंट होने के लिए भी वो बेचारे सड़कों पे निकल के आए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। तो टीचर्स के बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। And welcome back. Everybody tries to have another source of revenue. यानी महंगाई का ये आलम है, अपने आप को बिजी रखने के लिए लोग मेहनत करते हैं, लेकिन इस मेहनत में मोरालिटी के बारे में अब हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कई निज़ाम हमारे मुल्क में तालीम के राइज हैं, कोचिंग सेंटर्स भी हैं जिसमें असातिज़ा और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बात से हम आंख नहीं चुरा सकते कि हम मॉरली बहुत करप्ट हो चुके हैं और हमारे ये जो अक़दार हैं वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। अरसलान, अदनान, आप दोनों से मेरा यही सवाल होगा कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, खून पसीने की कमाई, पहले स्कूल की फ़ीस, फिर कोचिंग की फ़ीस, बच्चों में फिर भी रुझान चीटिंग का वो ख़त्म नहीं हो रहा। आई एम श्योर कि जब आप भी मॉक्स लेते होंगे, किड्स ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स इन दैट, वहाँ पे भी चीटिंग करते हैं। बोर्ड के एग्जाम्स में जब बैठते हैं वहाँ चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन एक एटलीस्ट टेंडेंसी मौजूद है। आप लोग एजुकेशन, यू बोथ एजुकेशनिस्ट, हाउ कैन वी कर्ब दैट? व्हाई इज दिस मॉरल डिके हैपनिंग इन आवर सोसाइटी? इसमें इंटरेस्ट की बात होती है। अगर स्टूडेंट जो क्लास में मौजूद है वो अपने इंटरेस्ट से क्लास में है तो वो कभी भी शॉर्टकट नहीं चाहेगा, वो उसमें टाइम भी देगा और दिल भी लगाएगा। लेकिन अगर पेरेंट ने लाकर खुद से उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए तो वो फिर उसका शॉर्टकट निकालेगा। सही, वो कहीं ना कहीं से शॉर्टकट ढूंढेगा कि टीचर इंपॉर्टेंट दे दे, अगर नहीं दिया तो कहीं से पेपर आउट हो जाए, अगर वो भी नहीं हुआ तो पेपर के टाइम में बेटा इतनी मेहनत जिसमें तुम लोग किसी को पैसे देते हो कि पेपर आउट कर दो, व्हाट्सएप कर दो, रिजल्ट्स बता दो, कहीं पे कुछ पैसे करके ग्रेड बदल दो, इतनी मेहनत और इतना दिमाग अगर पढ़ने में लगा लो तो ऐसे ग्रेड आ जाएगा। अरसलान, आप इस मॉरल डिके को कैसे देखते हैं? चीटिंग क्यों हो रही है हमारे माशरे में? आए दिन स्टोरीज लीक होती है, मैट्रिक का पेपर होता था, खुलेआम चीटिंग है, ओपन बुक टेस्ट हो रहे हैं। How do you see it? Again, the decaying system that we have to face. एक सबसे बड़ा तो सेक्टर ये है कि हम रटाफिकेशन और एक रैट रेस में जिस तरह बच्चे एंटर होते हैं, उनको होता है कि बस किसी भी तरह से मुझे मार्क्स मिल जाए, बाय हुक और बाय क्रुक।
लेकिन इसी में फिर टीचर्स ट्रेनिंग ऑल्सो कम्स इन कि अगर टीचर इतना वेल इक्विप्ड है कि वो क्लास में बच्चों को इंगेज करके एक्सटेंसिव स्टडीज़ करा सके और इंटरेस्ट डेवलप कर सके सब्जेक्ट में, तो फिर देयर इज़ नो नीड टू चीट ऑन दैट सब्जेक्ट। और इसमें फिर अगेन देयर इज अ सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग दैट हैज टू बी प्लेस्ड। डू यू हैव अ जीरो टॉलरेंस फॉर चीटिंग? अगर आपके मॉक्स में जो टेस्ट क्लास पे वहाँ पे दिए जाते हैं, आप स्टूडेंट्स को पकड़ लें और वो किसी तरह की भी चीटिंग में इन्वॉल्व हो, आप लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं? जीरो टॉलरेंस थिंग, हम तो पेपर कैंसिल उस बच्चे का, वो वाला स्पेसिफिक, और एडमिशन भी कैंसिल उसको निकाल देते हैं। अभी वो होता ये है कि वी हैव टू गिव अ रूम, क्योंकि बच्चा है, गलती हुई है, देयर हैज टू बी अ सर्टेन, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, ये बड़ी ग्रोइंग एज होती है, एक्सपेरिमेंटल एज होती है, they will experiment in all the avenues they can find. आप उसको इतना strictly भी reprimand नहीं करते, आप उसको थोड़ा सा leeway देते हैं, right? तो to err is human. तो वो फिर हमने ये करा कि उसमें अगर पेपर में हुआ है वो specific paper is cancelled. तो that again is a big punch. अच्छा, अंग्रेजी ज़ुबान के बारे में क्या कहेंगे? कई बच्चे देखें, हम बहुत सारे सिस्टम्स क्योंकि मुल्क में राइज हैं, लेकिन कामयाबी की दलील सिर्फ अंग्रेजी ज़ुबान समझी जाती है। तो कोचिंग में आ रहा है, नोट्स पे रट्टा लगा रहा है, आपको पता है कि बच्चे की स्पीकिंग पावर, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज बहुत कम है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन है, तो उसने वो उस तरह की अंग्रेजी में पढ़ भी लिया और सीख भी लिया। तो आप क्या कहते हैं कि आर यू सेपरेटली वर्किंग ऑन लैंग्वेज स्किल्स, या लोग कहते हैं कि जी बड़े बड़े ग्रेड्स मौजूद हैं लेकिन बच्चा ना बोल सकता है ना लिख सकता है? बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ थोड़ा सा और इसको हम अगर एक्सप्लेन करें चीज़ों को, तो 3 चीज़ें बच्चे के अंदर लाजमी होनी चाहिए इस चैलेंजिंग और कॉम्पिटिटिव दौर के अंदर। एक, कम्युनिकेशन स्किल, इधर वो उर्दू लैंग्वेज में भी कम्युनिकेशन बेहतर कर ले तो कोई मसला नहीं है, अपनी डिमांड को रखना उसे आना चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल स्किल्स, कम बजट के अंदर अच्छी तालीम, अच्छी यूनिवर्सिटी किस तरह से मैनेज करनी है, ये बच्चे को खुद आना चाहिए और वो स्कूलिंग से ही आना चाहिए। और तीसरी बात कि अगर वो किसी जगह स्टक हो जाए तो कोई प्लान बी उसके पास होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर हम बच्चे को काउंसलिंग के थ्रू 8, 9, 10 ग्रेड से ही हम देना शुरू करें तो उस बच्चे में सब्र, बर्दाश्त और शुक्र, ये तीनों चीज़ें आती हैं कि वो ये समझना शुरू करता है कि हमारे पास चैलेंजेस होंगे, हम फेलियर भी होंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास जिंदगी होगी कि हम अपना स्टेप बढ़ा सकते हैं और उस पर काम कर सके, अपनी वीकनेस को अपनी आइडेंटिटी या शनाख्त ना बनने दें, उस पर काम करके यू कैन टर्न इट अराउंड। बट दरअसल फॉर एग्जांपल अभी जो बात हो रही थी, ओ लेवल्स का बच्चा भी आ रहा है, ए लेवल्स का बच्चा भी आ रहा है, एंट्री टेस्ट की तैयारी, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आपके पास बिल्ट इन एडवांटेज ऑलरेडी मौजूद है। आप कोचिंग सेंटर में बच्चे का एडमिशन लेते हुए क्या आपकी भी कोई डिमांड होती है कि बच्चे को अंग्रेजी इस लेवल तक आनी चाहिए ताकि हमारी कोचिंग उसको हेल्प करे, या आप कहते हैं भाई जिसके पास पैसे है जो भी आना चाहे कोचिंग में सब आ जाए? नहीं, कोचिंग में इट्स मोस्टली अबाउट मार्क्स, कि हम एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है कि इतने परसेंटेज मार्क्स बच्चे ने लिए हैं, दे कैन कोप अप विद आवर पेस। उसमें लैंग्वेज का यूजुअली इसलिए रुझान नहीं होता कि वो डोमेन है डे स्कूलिंग का ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली इट्स एन ऑप्शनल थिंग, कोचिंग इज ऑलवेज एन ऑप्शनल कि भाई आए, लिमिटेड टाइम में पढ़ा और घर चले गए। तो फिर तो आप वही बात कर रहे हैं जिस तरह बड़े कॉलेज वाले कहते हैं कि जो सबसे टॉप परफॉर्मर बच्चा है, जिसके 90% मार्क आए हैं, वो आ जाए 100 बिस्मिल्लाह, हम उसको एडमिशन देते हैं। आप भी वही बात कर रहे हैं कि ओ लेवल्स, ए लेवल्स, 8वीं जमात में उसने अच्छे मार्क्स लिए हुए तभी हमारा कोचिंग सेंटर उसके लिए। तो जो बेचारा मेरी तरह का एवरेज स्टूडेंट है वो किधर जाएगा? वो अपने इंटरेस्ट की तरह जाएगा ना। हाँ। देखिए, अगर वो कमी कमीन बेचारा कोई और काम कर ले, मॉर्निंग शो होस्ट कर ले, नहीं, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो साइंस सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं है तो उसे कॉमर्स में जाना चाहिए, वहाँ अच्छा नहीं तो आर्ट्स में जाना चाहिए, कंप्यूटर साइड पे जाना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर फ्यूचर्स। जस्ट टू क्लैरिफाई, आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। जी। तो अगर बच्चे के पास रास्ते नहीं होते, ऑप्शंस नहीं होते, वो फिर स्टक होता है। हाँ। वो फंस जाता है। और देखिए, उसके ऊपर आप कितने ही लोड डाल दें, फिर उससे आपके पास ये रास्ते क्या हैं? अगर मैं आप दोनों से पूछूं, ये बोथ IBA ग्रेजुएट्स जो कि पाकिस्तान का फोरमोस्ट एंड द ओल्डेस्ट एंड द बेस्टेस्ट जो कहना चाहिए बिजनेस स्कूल है, आप लोग क्या समझते हैं कि आजकल बच्चों का रुझान, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टार्टअप कल्चर हैपनिंग, आप बार बार उसको एंटरप्रेन्योर बनने की वो कहते हैं, जो आप कहते हैं ना स्टक हो जाता है, ये सारे बच्चे पहले ये सारे मराहिल हर्डल रेस को पास करते 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 फिर एक कंपनी के दरवाजे पे पहुंचते हैं कि जी हमें जॉब दे दें। क्या आपके कोचिंग सेंटर्स और इस एक्सेल करने के बाद आप समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल कल्चर में इन बच्चों को आप सहारा दे रहे हैं या उस तरफ भी आप इनको गाइड कर रहे हैं? क्लासेस के अंदर जो काउंसलिंग है उसमें ये एलिमेंट लाजमी रखते हैं, सही, ताकि बच्चे को अब जो है आगे आने वाले दौर के लिए तैयार होना चाहिए। उसके अंदर सिर्फ वो जो यहाँ पढ़ रहा है तो वो सिर्फ अपना काम नहीं करे बल्कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। अगर वो कोई बिजनेस करता है तो अभी हम बात कर रहे थे कि बिजनेस करने से मुख्तलिफ लोगों के लिए रोजगार पैदा होता है,
तो ये चीज़ उसके अंदर उस वक्त आती है जब वो कॉन्फिडेंट होता है। तो क्लास में अगर हम उस बच्चे को कॉन्फिडेंस देना, जो कि हम नहीं दे रहे, हम क्या करते हैं, हम उसकी मार्किंग करते हैं और मार्किंग करने के बाद उसकी ग्रेडिंग करते हैं, वो कम कर देते हैं, उसको फील होता है मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो अगर हम उसको इसके साथ ग्रेडिंग अगर कम भी हो रही है तो उसके बाद ऑप्शन बी सी उसको बताएं कि यहाँ कम हो रही है, आप यहाँ परफॉर्म करें। अच्छा, एक चीज़ अभी हमने हाल ही में देखा कि गवर्नर सिंध जनाब पहुँचे एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में, इमरान इस्माइल साहब, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी जितनी गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो सबकी सब लड़कियां हैं और लड़कियां बहुत आगे निकल गई हैं। और वाकई ये बात मेरे ख्याल में अगर आप मेडिकल स्कूल्स किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में भी देखें, एंट्री टेस्ट हो, ओ लेवल्स ए लेवल्स के एग्जाम्स हो, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो, गर्ल्स आर परफॉर्मिंग मच बेटर। अरसलान, व्हाट्स हैपनिंग टू द बॉयज? देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन अगेन विद द बॉयज। लड़के इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं आजकल कि वो एक फोर्टनाइट गेम चल रहा है तो कहीं वो शीशा लाउंजेस एक ज़माने में कल्चर हो गया था, फिर वो बाहर सोशलाइज भी करना है। मतलब डिस्ट्रैक्शन बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा हो गई है। कल्चर में लड़कियों को बहुत बांध के भी रखा जाता है, बेटा पढ़ो, घर में बैठो, बाहर नहीं निकलो। तो वो जो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टेइंग एट होम एंड जस्ट स्टडीइंग is greater than the boys who are studying. वो स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, मतलब ना एक अपॉर्चुनिटी की बात है। के बारे में क्या कहेंगे? देखें, एकेडमिक एक्सेलेंस अगर लड़कियों का डोमेन बन गई है, जो कि अच्छी बात भी है, अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारी बच्चियां, खवातीन ऐसी हैं जो परसू नहीं कर पाती हैं एजुकेशन। तो जी मौका मिल रहा है, अच्छी बात है, मेहनत से, लगन से बाजी मार रही हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, एम्बिशन वहीं पे मैच करता है या इंटर में, मैट्रिक में टॉप ग्रेड्स लेने के बाद बच्ची को फिर आगे करियर में भी जाने नहीं देते? आप इस वक्त क्या ट्रेंड देख रहे हैं इसमें? देखें, ट्रेंड पहले एक ज़माने में होता था कि इवन अगर मेडिसिन भी पढ़ ली है, शादी के बाद वो सब एकदम डेड स्टॉप हो गया। आप चाहे एक यू ग्रेड हैं, आप डीएमसी ग्रेड हैं। अब ये हो रहा है कि ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि फील्ड्स चेंज हुई हैं। मीडिया इज़ अ बिग इंडस्ट्री जिसमें कि लड़कियों को मौका मिला है टू even if they're not scholastically excellent somewhere, they can be good orators, they can be good presenters. तो वो फिर मीडिया साइंसेस की तरफ जाते हैं। रिसर्च और मेहनत का एलिमेंट है ना, जैसे आपने कहा कि जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है आप उस पर लड़ाई कर लें कि ये सिस्टम सिद्रा फरसूदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी टेस्ट हमारा मैट्रिक, इंटर, ओ लेवल्स, ए लेवल्स का है, उसमें बच्चियां परफॉर्म कर रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं यही जॉब क्रिएशन वाले पॉइंट पे आऊँ, एम्बिशन, अदनान आपके कोचिंग सेंटर में या आपके इंस्टीट्यूशन में अगर मैं रेशो देखूँ ऑफ टीचर्स मेल टू फीमेल, वो क्या है? क्या आपके कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने वाली टीचर्स में ख़वातीन शामिल हैं? एग्जैक्टली हमारे पास जो एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन होती है, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें कम टाइम में ज़्यादा काम करना होता है। तो हमने देखा है कि ख़वातीन टीचर्स जो हैं वो इसमें अब बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाते, लेकिन मेल टीचर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। उसमें हमारे पास रेशियो 80-20 का है। 20% हमारे पास ख़वातीन टीचर्स हैं और 80% मेल टीचर्स हैं। एक्सपीरियंस के साथ, क्वालिटी के साथ, एनर्जी के साथ, ये सारी चीज़ें ना, एनर्जी के साथ साथ अब मैं हमेशा कहती हूँ कि आजकल के टीनेजर्स क्लास, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह, मैं अपना ए लेवल्स कंप्लीट होने के बाद मैंने बिजनेस स्टडीज़ की ए लेवल्स की, ओ लेवल्स की क्लासेस ली थी। टू कंटेन दीज चिल्ड्रन, टू मेंटेन द स्टूडेंट्स डिसिप्लिन इन द क्लास, वो अपने आप में एक बहुत डिमांडिंग चीज़ होती है जो अक्सर हम देखते हैं कि ख़वातीन नहीं कर पाती। अरसलान, आप क्या कहेंगे? योर रेशियो इज द सेम 20 to 80? अच्छा, आई हैव बोथ द डोमेन्स। स्कूलिंग डोमेन में 80% आर फीमेल्स, 20% आर मेल्स, क्योंकि बच्चे जो हैं छोटे लेवल के होते हैं, उसमें सिर्फ फीमेल टीचर्स ही आर वेरी इफेक्टिव, स्पेशली एट जूनियर लेवल। अच्छा, कोचिंग में वी हैव टू गो कीप अप विद मेल स्टाफ मोस्टली, क्योंकि हमारे यहाँ कोचिंग सेटअप ऐसा है कि बहुत ही लड़के आते हैं तो लड़के शरारत भी करते हैं, उनको भी जरा कंट्रोल करने के लिए लड़के मेल टीचर्स चाहिए होते हैं। अदान एंड अरसलान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। फिर दोबारा ये बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे इनको बुलाने का और कोचिंग सेंटर पे बात करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि हम उसको कर्ब करें या बुरा भला कहें। देखें, एक माशरे की नीड है, आप और हमसे ही मिलकर ये माशरा बनता है। पेरेंट्स बच्चे से कहते हैं मार्क्स ज़्यादा लेके, और बच्चा पूरी मेहनत करता है, स्कूल भी जा रहा है, कोचिंग भी जा रहा है, ट्यूशन्स भी पढ़ रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम सबको ही अपने रवैयों पे नजरसानी की ज़रूरत है। अगर एक कोचिंग सेंटर लोगों के लिए रोज़गार मुहैया कर रहा है, आपके बच्चे को वो सर्विस दे रहा है जो उसके लिए ज़रूरी है, और इसके साथ साथ बहुत सारी सपोर्ट इंडस्ट्रीज, जैसे वहाँ पे बच्चा आता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट भी होती है, कैंटीन भी शायद चलेगी, CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं, एक ब्रिक एंड मोर्टर की बिल्डिंग भी है, ऑल ऑफ दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आपका एम्बिशन क्या है, और पढ़ने लिखने तालीम हासिल करने का असल मकसद क्या है, उस
पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी सोच विचार एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एज अ सोसाइटी की हमें ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।